नमस्कार दोस्तों, साइंस की क्लास में इवनिंग वाले सेशन में केमिस्ट्री की क्लास में आप सबका स्वागत है मेरे दोस्तों। अगर मैं बात करूं दोस्तों आपसे क्लास के बारे में, तो अपना जो केमिस्ट्री वाला सेशन चल रहा है इसके अंदर कल अपन पढ़ रहे थे मेटल नॉन मेटल के बारे में, जिसके बारे में डिटेल से मैंने आपको बता भी दिया था और इसका आपको क्लियर रूप से पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूं दोस्तों, हाँ दोस्तों, अगर मैं आपसे बात करूं केमिस्ट्री के बारे में, तो कल मैंने आपको मेटल नॉन मेटल के बारे में बहुत कुछ बताया था, लेकिन आज मैं आपसे स्पेशल रूप से एक बात करता हूं और वो सुनना मेरी बात क्या है। देखो सुनो, मैंने कहा दोस्तों कि एक शब्द और याद रखना, और ये एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। एक होता है सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी, ठीक है। सक्रियता श्रेणी का मतलब है कि धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? सक्रियता श्रेणी। घटते हुए क्रम का मतलब अवरोही क्रम में। तो मैंने कहा धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना। मैंने क्या बोला? धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना। ठीक है, आपको कोई परिभाषा याद नहीं करनी थी, आपको क्या याद करना था क्रम में, मैं आपको बताऊंगा। व्यवस्थित करना, वो याद रखना है ना। ठीक है, इसका मतलब आप कहोगे सर क्या है? इसका मतलब आपको धातुओं की क्रियाशीलता का क्रम पता होना चाहिए, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है दोस्तों। मैं आपको क्रियाशीलता का क्रम बताता हूं। देखो, सबसे अधिक क्रियाशील अगर मुझसे पूछा जाए धातुएं, आप अपनी 10th क्लास के हिसाब से चलते हैं अपन श्रेणी में, क्योंकि आपको 10th क्लास के हिसाब से याद रख लेना। आपके एनसीईआरटी बुक में ये कहा उसने वैसे कि सबसे अधिक क्रियाशील क्या है? पोटेशियम। इससे ज्यादा लिथियम भी होती है, लिखना चाहो। इसके बाद आता है सोडियम, इसके बाद आता है कैल्शियम। ठीक है, उसने श्रेणी यहां से बनाई है, इसका मतलब ऑप्शन में यहीं से मिलेंगे आपको। कैल्शियम के बाद क्या आता है? मैग्नीशियम आता है। उसके बाद क्या आता है? एल्युमिनियम आता है। क्लियर? उसके बाद क्या आता है? मैं इधर लिख रहा हूं। उसके बाद आता है जिंक आता है, उसके बाद आता है आयरन आता है, उसके बाद क्या आता है? लेड आता है। उसके बाद क्या आता है? ये अगर मैं मुझसे पूछा जाए, इसके बाद आता है कॉपर आता है, फिर क्या आता है? एच आता है, एजी आता है, और फिर आता है एयू। क्लियर है दोस्तों? मैंने कहा कि धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अनुसार घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना। मतलब इसका मतलब क्या होगा? आप बोलोगे ये क्या है? ये सर्वाधिक क्रियाशील है। यहां पर ये जो दे रखी है, इसमें सबसे क्रियाशील क्या है? पोटेशियम है। इससे ऊपर होने को लिथियम भी आ सकता है। ठीक है, अगर आप 12th क्लास की बुक में जाओगे तो सबसे ऊपर क्रियाशील धातु लिथियम ही आएगी, लेकिन आपके हिसाब से तो ज्यादातर ऑप्शन में आपको पोटेशियम ही मिलेगा। ये सर्वाधिक क्रियाशील है। ठीक है, और इसका मतलब ये क्या है? तो आप बोलोगे एयू को बोलते हैं सोना, ये सबसे कम क्रियाशील है। आप क्या पूछेगा? आप कहोगे सर हमसे एग्जाम में क्या पूछ सकता है? तो इस सारणी का मैं दो जगह उपयोग बताऊंगा। एक तो मैंने आपको यहां लिख दिया कि एग्जाम में पूछा जाए, आपसे कोई 4 धातु लिख देगा ऑप्शन में। जैसे मैं आपको बताता हूं, पिछली बार राजस्थान पुलिस की एग्जाम में क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया, लोगों ने बहुत गलती की। उसने कहा था कि इन धातुओं में से सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी थी? ऑप्शन में मेरे हिसाब से अगर मैं बात करूं, जिंक था। ठीक है, मैं ऑप्शन लिख रहा हूं मेरे हिसाब से, आप तो ये देख लो। आयरन था, लेड था, और कॉपर था। अब मुझे बताओ आंसर क्या दोगे आप? इधर देख लो आप, ये घटता हुआ क्रम है। पहले जिंक आ रहा है, फिर आयरन आ रहा है, फिर लेड आ रहा है, फिर कॉपर आ रहा है। इसका मतलब इन चारों में से क्रियाशील कौन सी ज्यादा है? जिंक है। तो आप कहोगे सर हमको क्या करना है? इसका मतलब मैं तुमसे ये कहना चाह रहा हूं कि तुमको ये क्रियाशीलता का क्रम याद ही रखना पड़ेगा 100%। हर बार तो मैं कह देता तुम ऐसा कर लेना, काम चल जाएगा दोस्तों, क्योंकि मैं दोनों तरह के क्वेश्चन बता रहा हूं एग्जाम में। ऐसा होगा दोस्तों, इनमें से कोई 4 उठा के दे देगा और आपसे पूछा जाएगा एक्टिविटी, मतलब क्रिएट। अगर मुझसे पूछा जाए क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम, कौन दूसरे से जल्दी क्रिया कर लेगा? क्रियाशीलता मतलब जैसे आपको बताया, मैंने कहा सोडियम था, वो पोटेशियम है, ये तुरंत ऑक्सीजन के साथ क्रिया, मतलब ये तुरंत जल्दी से किसी के साथ क्रिया करते हैं। एयू कभी भी जल्दी से किसी के साथ क्रिया, मतलब इन धातुओं में सबसे ज्यादा एक्टिव कौन है? एक्टिव मतलब क्रियाशील कौन है? तो आप बोलोगे पोटेशियम। ठीक है ना? एक बात सुनो, फ्लोरीन विद्युत ऋणता है दोस्तों। फ्लोरीन विद्युत ऋणता, ये धातुओं की बात कर रहे हैं सक्रियता श्रेणी में। यहां धातु है दोस्तों, अधातु नहीं है। फ्लोरीन विद्युत ऋणता फ्लोरीन की ज्यादा है। यही दिमाग में बैठाना है तुमको। क्या पूछ रहा है? क्या मतलब ये सब धातु है या फ्लोरीन का मतलब क्या है? आप ये ध्यान रखो, धातुओं में सर्वाधिक क्रियाशीलता वैसे लिथियम की होती है, उससे कम पोटेशियम, सोडियम। तो इस तरीके से क्रम आपको पता होना चाहिए। आप कहोगे सर देखो याद करने का तरीका, पोटेशियम सोडियम ये बीच में डिस्टर्ब करेगा, कैल्शियम और आता है। मैग्नीशियम एल्यूमिनियम 12-13 होते हैं, याद रह जाएंगे। इन तीनों का एक क्रम बना लो, जिंक आयरन लेड, ऐसे याद करो। जिंक आयरन एड, और इनका भी एक क्रम बनाओ, कॉपर एचजी एजी एयू, ऐसे याद करोगे। मैंने क्या बोला? पोटेशियम सोडियम है ली ना की, दोनों आपको पता एक जगह, पोटेशियम सोडियम, उसके बाद कैल्शियम बीच में, ये ध्यान भूलोगे, मैं क्लियर कर रहा हूं। मैग्नीशियम एल्यूमिनियम 12-13 पे आते हैं आपके। इन तीनों को एक साथ याद करो, जिंक आयरन लेड, जिंक आयरन लेड, और फिर कैसे याद करोगे? कॉपर एचजी एजी एयू, और सबसे नीचे याद रखना एयू। तो आपसे बहुत बार पूछेगा सबसे कम क्रियाशील कौन है, तो क्या बोलोगे? सोना। तो कल के टॉपिक में मैंने कहा आप इतना सा और याद कर लेना जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब मेरी बात को फिर सुनना, अगला क्या आता है। हाँ दोस्तों, चलो
बिल्कुल रट लेंगे सर जी, बिल्कुल रटना है दोस्तों, तुमको भी मैं यही कह रहा हूं, रटने। जब मैं रटने की बोलूं ना, तुम भगवान का नाम लेकर रट लिया करो, चलो ठीक है, क्योंकि इसका कोई ऑप्शन भी नहीं है दोस्तों, ठीक है, ये याद। मगर मैं रटना इंपॉर्टेंट नहीं, मैं तुमसे ये कह रहा हूं, तुमको लिखा मिलता तो तुम ये सोचते क्या पूछेगा, तो मैं तुमको ये बताना चाह रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तुमको ये नाम याद रखने क्रम के। अब मैंने कहा था कल आपसे, अब मैं नया टॉपिक स्टार्ट करता हूं। ये एग्जाम में रेलवे में बहुत पूछता है क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन आते हैं इसमें से, किसमें से एक टॉपिक ये आता है, और वो क्या है, अम्ल, ठीक है, क्षार और लवण। क्लियर, ठीक है ना, आपको सबको पता है, अम्ल मतलब एसिड, क्षार मतलब बेस, और लवण मतलब साल्ट, ठीक है। इसके बारे में अपन बात करते हैं, ये आपका टॉपिक है, तो मैं इसमें से उठा रहा हूं टॉपिक, आप सबको पता है, मैं एक साथ सबके बारे में बता दूंगा क्या क्या चीज होती है। तो सबसे पहले मैं एक चीज ले रहा हूं, और वो ले रहा हूं अम्ल, ठीक है। मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं आपको, आप वैसे याद रखोगे जो एग्जाम में आता है, ठीक है, क्लियर याद रखना, फालतू याद रखने की जरूरत नहीं है। क्या क्या चीजें होती है मैं आपको बताता हूं। पहला क्वेश्चन, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि अम्ल क्या है, तो आप बोलोगे अम्ल वो है जो जलीय विलयन में क्या देते हैं, H धनायन देते हैं। सामान्यतः आप यही बोलोगे, अम्ल क्या है जो आप बोलोगे जो जलीय विलयन में, जलीय विलयन का अगर मैं बात करूं, सॉल्यूशन बोलते हैं विलयन, जलीय विलयन में क्या देते हैं, H धनायन देते हैं, मतलब H+ देते हैं। इसका मतलब क्या है, आप बोलोगे ये कोई अम्ल है HCl, अगर इसको जलीय विलयन में तोड़ा जाए तो ये टूटेगा H+ और Cl ऋणायन में टूटेगा। तो मैंने कहा सामान्यतः अम्ल वो है तो जलीय विलयन में क्या देते हैं, H धनायन। कुछ लोग सोच सकते हैं क्या ये बात सही है, क्या सभी अम्ल जलीय विलयन में H धनायन देते हैं? हाँ, मैं कह सकता हूं सब तो नहीं देते, कुछ अम्ल ऐसे भी है जो नहीं देते, लेकिन वो भी अम्ल में काउंट होते हैं। लेकिन तो परिभाषा बोलने की बात आएगी तब तुम ये कहोगे हाँ अम्ल वो है जो सामान्यतः जलीय विलयन में क्या देते हैं, H धनायन। दूसरा क्वेश्चन, अम्ल के बारे में पूछा जाए, अम्ल कैसे होते हैं, तो आप बोलोगे दोस्तों अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे, सबको पता है स्वाद में खट्टे। तीसरी बात, अम्ल के बारे में पूछा जाए अम्ल क्या करते हैं, तो आप बोलोगे अम्ल नीले लिटमस पत्र को, सबको पता है ये बातें, नीले लिटमस पत्र को, एक लिटमस पत्र आता है, कागज आता है, अगर मैं बात करूं उस नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देते हैं, तो आप बोलोगे लाल कर देते हैं। कैसा कर देते हैं, लाल। क्लियर। अब आप कहोगे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा, इसलिए मैंने तीनों बोले कि इनमें से कौन सा अम्ल का गुण है या नहीं। एक ने पूछा सर सिल्वर का अयस्क, अगर सिल्वर का अयस्क याद रखना है तो मैं चलो बता दूं तुमको, अर्जेंटम होता है, ठीक है, हॉर्न सिल्वर होता है, कुछ भी याद रख लेना, ठीक है। ज्यादातर क्या होता है, अर्जेंटम, हॉर्न सिल्वर, दोनों में आप जो समझदार देखो क्यों नहीं पूछा जाएगा, एजी का, मैं आपको बताता हूं, अर्जेंटम एजी से मिलता हुआ नाम है, हॉर्न सिल्वर एजी से तो ज्यादातर आपको याद रह जाएगा। ये मैं आपसे पहले भी कहता हूं, अगर कोई चीज रह भी जाए तो आप उसमें ऐड कर लिया करो, मैं वो काम की चीजें आपको बता रहा हूं 99% जो एग्जाम में आनी चाहिए। तो अब अम्ल पे आ जाओ, अम्ल क्या है, जो जलीय विलयन में H धनायन देते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। ये सामान्य बात सबको पता होती है, लेकिन मुझसे पूछा जाए ना आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीज है लिटमस पत्र, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। क्लियर, क्या क्वेश्चन सुन लो, अगर कभी पूछा जाए कि ये लिटमस पत्र है ना, लिटमस पत्र ये किस पौधे से प्राप्त होता है, तो आप क्लियर याद रखना, मैंने पहले भी कहा था कि लिटमस पत्र होता है ये लाइकेन पौधे से प्राप्त होता है, लाइकेन पौधे से प्राप्त होता है। क्लियर है, ये बात हमेशा दिमाग में रखना, कभी भी पूछा जाए कि लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है तो आप बोलोगे लाइकेन पौधे से। दूसरा क्वेश्चन, लिटमस जो लाइकेन है ये किस समूह का पादप है, तो पादपों का एक समूह लिखा था, आपको ध्यान हो थैलोफाइटा, उस समूह का पादप है। एग्जाम में आपकी बुक में क्लियर रूप से दे रखा है, ध्यान रखना किसका है, थैलोफाइटा। कभी पूछेगा लाइकेन किसका है तो आप बोलोगे थैलोफाइटा का। चलिए अगली बात, अगर कभी पूछा जाए कि ये लिटमस विलियन होता है, इसका एक सॉल्यूशन बनता है, वो लिटमस विलियन होता है, वो कभी भी पूछा जाए कैसे रंग का होता है, तो याद रखोगे मेरे दोस्त बैंगनी रंग का होता है, वायलेट होता है। क्लियर है दोस्तों, तीन तरह के क्वेश्चन, मेरी बात को आया था लास्ट टाइम से 2 दिसंबर, दिल्ली में आया था 2 दिसंबर को, दिल्ली पुलिस में। एग्जामों की तो बात ही नहीं करता दोस्तों, मैं कह रहा हूं कहीं से बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन, और हो सकता है चला भी जाए, मैं ये आप मेहनत करते रहिए, लेकिन मैं कह रहा हूं सब मिलेंगे। आप अभी मैं दिल्ली पुलिस क्या कोई भी एग्जाम ले लो, इतनी गारंटी कौन लेगा दोस्तों। और आपको मैं ये कह रहा हूं विश्वास तब होगा जब मन से आप पेपर को आप करने लग जाओगे, आप तो देखोगे आपको खुद को विश्वास नहीं होगा आपने साइंस में कितना पढ़ लिया है। ये तुमको पढ़ना भी अलग बात होता है, रटना, आपने अब चीज को समझा है, आपके 2 फायदे मिलेंगे, इसके आगे आप पढ़ोगे ना साइंस को तो आपको और 4 गुना ज्यादा समझ में आएगी, क्योंकि आप अब बहुत कुछ साइंस के बारे में समझते हो, ठीक है ना। वो नहीं कर रहा हूं मैं, आपको बता दूं, आप ये मत समझना मुझे सब पता है दुनिया में क्या चल रहा है, ऑनलाइन फील्ड में क्या चल रहा है मुझे सब पता है। जो आप जिन जिन साइटों को आप चलते हो ना, ये चल रहे हैं, उनके व्यू है, उनको देख देख के तुम सोचते हो, उनके आप देख लेना कितने शब्दों को गलत तरीके से कितने तरीके से बोला जाता है, वो आप पता नहीं चल पाएगा आपको। इसलिए मैं कहता हूं बच के रहिए, अपने टाइम को बहुत सही तरीके से यूज करिए। ये मत देखिए कहां से, आप ये देखिए बहुत अच्छी तरीके से सिस्टम कहां से आपका बैठता, जरूरी नहीं है मुझ पर ही पढ़ो, मैं ये नहीं कह रहा हूं आपसे कि आपको ये बात क्लियर कर दूं, आपको जहां अच्छा लगे ना अपने दिमाग को यूज जरूर लिया करो, ठीक है। 2 तरह के क्वेश्चन। अगली बात, अगर अम्ल की बात करूं तो इस तरीके के क्वेश्चन आरआरबी जेईई में भी पूछे गए थे, और अभी भी याद रखना मैं कुछ अम्लों के उदाहरण लिख रहा हूं, पहले सुनो मेरी बात, कुछ अम्लों के उदाहरण लिख रहा हूं, ठीक है। कौन कौन से, मैं इंपॉर्टेंट अम्ल ले रहा हूं, एक तो लिख रहा हूं HCl, क्लियर, एक अम्ल लिख रहा हूं H2SO4, ठीक है। इनके नाम क्या क्या है और भी क्या क्या चीजें वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले मेरी बात को सुनना मेरे तरीके से। एक कौन सा है HNO3, क्लियर, एक मैं लिख रहा हूं CH3COOH, और एक मैं लिख रहा हूं H2CO3। पहले तो ये याद रख लो, ये 5 अम्ल हैं जो तो आपको बिल्कुल तरीके से याद रहने चाहिए। आपको सर इन पे क्यों जोर दे रहे हो, क्योंकि आपकी बुक में, ठीक है। एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा जो बिल्कुल याद रख लेना, एक क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये 5 में मिलेंगे, तो याद रखना ऊपर के ये तीनों है ना, ये तीनों ये प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल है। प्रबल अम्ल का मतलब क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड है,
ठीक है। और नीचे के ये दोनों है ना, ये क्या है? तो आप बोलोगे ये दुर्बल अम्ल है सर। कैसे अम्ल है? दुर्बल अम्ल है। और आप इनको क्या बोलोगे? तो इनको बोलोगे दोस्तों वीक एसिड। अभी मैं नॉर्मल जानकारी बता रहा हूं, ध्यान रखना, एग्जाम का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हुआ क्या, अम्लों के बारे में पढ़ा तो बहुत, लेकिन बुक के हिसाब से नहीं पढ़ा लोगों ने। आज तो सब लिखा रहे हैं, मुझे भी पता है। जब एग्जाम में आते थे तब कितने लोगों ने लिखा है? मैं फिर बोला, तब तो ऐसे ही चल रहे थे, नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, इन्हीं को रखते चले, इनको तो मैं भी पढ़ाऊंगा, बात सुनो। लेकिन बुक के हिसाब से नहीं पढ़ा रहे थे। आज तो वो भी लिखा रहे हैं कि दुर्बल अम्ल, क्योंकि आरआरबी जेईई में उससे पहले कितने, तब मैंने कहा था देखो एनसीईआरटी में ये चीजें दे रखी है। आप अगर आपको पता है किसी को कहने पर किसी का विश्वास करना भी नहीं चाहिए, मेरा भी मत करो, जब मिलते जाए तब करते जाए। जैसे आज किसी का आया, सर मेरे एग्जाम में 4 मिले, करना पड़ेगा। अरे तुम तो झक मार के विश्वास करोगे यार, जब मिलेगा तुम क्या करोगे? प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, मैंने फिर भी बोला। लेकिन क्या हुआ, बात मैं ये कह रहा हूं आगे के लिए, मैं जब आपको पढ़ाता हूं आगे के एग्जामों के हिसाब से याद रखो, हर चीज के हिसाब से। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, आप कहोगे सर स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब जो जल में एस ज्यादा मात्रा में देते हैं वो स्ट्रॉन्ग, और जो कम मात्रा में देते हैं वो वीक। तो याद रखना दो अम्ल कौन कौन से, CH3COOH इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल, और H2CO3 को क्या बोलते हैं? कार्बन। सबके नाम लिखवाऊंगा मैं, सबके नाम, काम भी बताऊंगा, सब चीजें आएंगी। लेकिन अभी आप इतना सा याद रखना कि ऊपर के 3 क्या है? प्रबल अम्ल, और नीचे के 2 क्या है? दुर्बल अम्ल। क्लियर है दोस्तों? अगली बात मैंने यही इतना से बताया इस स्लाइड पर। और मेरी बात को सुनो, अम्ल की बात करूं तो मैंने अम्ल के बारे में ये बात बताई। अब मैं सबसे पहले सिंपल वे में बता रहा हूं आपको, फिर मैं बताऊंगा आपको। एक और सुनो, एक अगर मैं बात करूं तो एक होते हैं 4। अभी घबराना मत कि सर आपने इतना से बताया, बिल्कुल बताया इतना से। अभी मैं जितना बता रहा हूं उतना ही समझना, मैं आपके और भी अम्ल लूंगा, मैं अपने हिसाब से बताऊंगा। लेकिन पहले मेरी बात को काम काम की बात सुन लो। 4 होता है, और इसी को अगर मैं बात करूं क्या बोलते हैं? वेश बोलते हैं। ठीक है, तो जितने सिंपल तरीके से अम्ल पढ़ा था आपने, कि मैंने 2-3 बातें अम्ल के बारे में बताई, उतनी आपको क्षार के बारे में पता होनी चाहिए। क्या? तो आप ये कहोगे कि क्षार वो होते हैं जो क्या करते हैं? जलीय विलयन में क्या देते हैं? तो आप कहोगे OH ऋणायन देते हैं सर। अरे क्या देते हैं? OH ऋणायन। क्लियर है? कहने का मतलब ये कोई क्षार है NaOH, अगर इसको जलीय विलयन में तोड़ा जाए तो जलीय विलयन में ये टूटता है Na+ में, और OH ऋणायन में टूटता है। क्लियर? तो मैंने कहा क्षार वो है जो जलीय विलयन में क्या देते हैं? OH ऋणायन देते हैं। अगली बात सुनो, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि क्षार स्वाद में कैसे होते हैं, तो आप सबको पता है कि क्षार स्वाद में खट्टे होते, सॉरी कड़वे होते हैं। क्लियर? और अगर पूछा जाए क्षार के बारे में ये क्या करते हैं, तो आप बोलोगे ये लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देते हैं? आप कहोगे नीला कर देते हैं सर। चलो कोई बड़ी बात नहीं लिखाई है, सबको पता है। कुछ एग्जांपल अगर मैं कहूं आपसे क्षार के, ये लो एग्जांपल। तो सबसे पहले इनको याद रखना, एक आपको पता है NaOH होता है। क्लियर? एक होता है KOH होता है। क्लियर? याद रखो NaOH और KH, ये ध्यान रख लेना आप तो क्लियर रूप से। मैं 2 ही बता रहा हूं, आप ज्यादा याद भी मत करो। याद रख लेना ये दोनों की दोनों कैसे क्षार हैं, तो आप कहोगे सर ये दोनों की दोनों प्रबल क्षार हैं। क्लियर? और अगर कहे दुर्बल क्षार, तो मैं एक उदाहरण बता रहा हूं बहुत अच्छा एग्जाम में पूछेगा, NH4OH। और एक और बता दूं तो एक होता है MgOH का होल ट्वाइस ये। और मैं तो कह रहा हूं तुमको नहीं भी रहे ना कुछ भी याद, तुम तो एक कर लेना ये। अब इसका नाम भी लिख दूं आपको, मैंने बताया था, इसी को बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐसे ही बनेगा, फॉर्मूला बनाना सिखाया था, इसलिए मैंने अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर? और इन दोनों की बात करें, ये दोनों कैसे हैं, तो आप कहोगे सर ये दोनों की दोनों दुर्बल क्षार हैं। चलो बात समझ में आई? तो मैं तुमसे तो कह रहा हूं प्रबल क्षार में ज्यादातर ये पूछेगा, ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, दुर्बल क्षार पूछेगा दोस्तों। और मैं फिर बोल रहा हूं एग्जांपल ये मिलेगा NH4OH। इसलिए देखो अमोनियम है, अगर मुझसे पूछा जाए CaOH, बहुत आप में मैं काम की बात आपसे लेके चल रहा हूं, मैं फिर बोल रहा हूं। इसलिए अमोनियम बहुत सी जगह इसको फॉर्मूला पूछ जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, या किसी का फॉर्मूला इसलिए पूछ सकता है कि अमोनियम शब्द कहां आया था? अम्ल क्षार वाले टॉपिक में। इसलिए मैंने जब आपको धनमूलक ऋणमूलक लिखाया था, जिसमें अमोनियम जरूर लिखाया था, इसलिए मैंने कि ये इंपॉर्टेंट है, मैं आगे बताऊंगा। क्लियर है दोस्तों? ये बात याद रखो। तो ये मैंने कुछ क्षार बता दिए, प्रबल और कुछ दुर्बल क्षार, और इतना आपको कम से कम आप उठा के देख लेना, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे ही पेपर में आएगा, ये ध्यान रखना। मजा तभी है, तुमको 50-50 उदाहरण क्या जरूरत नहीं पड़ रही है, आपको जो बुक में दे रखा है उनको याद कर लो, बस उसी से काम हो जाएगा। तुम जबरदस्ती पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ये देखा करो क्या बात है। अब सुनो मेरी बात, एक क्वेश्चन आता है, एक आपकी बुक में एक चीज दे रखी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, जिसको आप कभी कभी छोड़ देते हो, कि एक होते हैं अम्ल क्षार सूचक। एक शब्द लिख रहा हूं मैं, अम्ल क्षार सूचक। ठीक है? अगर मैं बात करूं, ये स्केल है एक तरह से, जो आप अगर मुझसे पूछा जाए सूचक क्या है, वो ये बता रहे हैं कि इनमें से कौन सा अम्ल या क्षार है, उसका पता लगाने के लिए सूचकों का उपयोग किया जाता है। जैसे लिटमस पत्र था, तो ये क्या अम्ल क्षार सूचक था। अगर नीला लिटमस पत्र लाल हो जाए तो तुमने बता दिया कि ये अम्ल है, और लाल लिटमस पत्र नीला हो जाए तो आप कह दोगे ये क्या है? क्षार है। तो सूचक वो है। लेकिन आपसे क्या पूछेगा एग्जाम में, वो सुनो। ये 3 तरह के सूचक होते हैं, कौन कौन से, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। एक है प्राकृतिक सूचक, नेचुरल। क्लियर? एक कहोगे कौन से हैं, तो आप बोलोगे एक होते हैं सब कृत्रिम सूचक। कृत्रिम बोले, या मैंने पहले भी कहा है मानव निर्मित बोले, या मैंने पहले भी कहा इन्हीं को संश्लेषित सिंथेसिस बोलते हैं।
क्लियर। और तीसरे की बात करूं, एक कौन से होते हैं, तो एक होते हैं जिनको बोलते हैं गंधीय सूचक, क्योंकि ये गंध के द्वारा बताते हैं कि ये अम्ल है या क्षार है। क्लियर। तुमको क्या याद रखना है मेरे दोस्तों, तुमको तो ये पूछेगा एग्जाम में, इनमें से कौन सा प्राकृतिक सूचक है, तो समझ लो जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं वो प्राकृतिक सूचक, जो आपके द्वारा बनाए वो रासायनिक पदार्थ होंगे वो कृत्रिम सूचक, और जिनमें से गंध आती होगी वो गंधीय सूचक। तो प्राकृतिक सूचक में कौन आएंगे, तो आप बोलोगे इसके अंदर एक होगी हल्दी। हल्दी भी बताती है दोस्तों, जरूरत नहीं है मैं वैसे बता दूं आपको। आप साबुन होता है वो साबुन क्षारीय होता है, जब कभी किसी चीज पर हल्दी लग जाती है आपके कपड़ों पर, तो आप साबुन से उसको धोते तो लाल रंग का हो जाता है, तो ये बताता है कि ये क्षार है। कौन, ये साबुन आपने यूज लिया है, ठीक है। इसमें क्लियर, हल्दी। एक आप बार बार पढ़ते आ रहे हो लिटमस पत्र, मैंने कहा लाई के पौधे से प्राप्त होता है, इसका मतलब प्राकृतिक सत्य है। एक लाल पत्ता गोभी, ठीक है। मैंने कहा अगर आपसे पूछा जाए, मैंने कहा कौन कौन सा काम, बात सुनते जाओ, हल्दी में हल्दी एंड लिटमस पत्र, अरे दोस्तों इतने से काम थोड़ी चलेगा। मैंने कहा मजा तभी है जब कुछ अलग से पढ़ा जाए। मैं फिर बोल रहा हूं सबसे अलग, इतने से काम नहीं चलेगा। रुको और क्या लिख रहे हैं सब, मुझे देखने दो एक बार। हाँ तो लिटमस पत्र सुनो, और किसी को पता है कुछ लिखो, मैं लिखवाता हूं। चलो इनके अलावा ये तो सबको पता रहेंगे दोस्तों, एक हाइड्रेजिया भी होता है, एक पेटूनिया भी होता है, याद रखना ऑप्शन के लिए, एक जेरानियम भी होता है। चलो कितने लोगों ने लिखा मैं देख लेता हूं। हाँ दोस्तों, सर किसी देखो नाम किसी का मतलब किसी ने किसी से पढ़ा हो वो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे जितना आ रहा है वो मेरी तरफ से सब अच्छा पढ़ाते हैं, ये मत कहो सब मैं जितना आपको आगे से जितना पढ़ा सकता हूं वो ज्यादा। किसी का कभी ये कभी मत करो दोस्तों, कभी कोई इस कमेंट में किसी का कोई नाम मत लिखो, अच्छी बात नहीं है। आप किसी से पढ़ो तो उनका सम्मान हमेशा रखो, किसी भी, मैं तो आपसे यही कहूंगा अगर मैं कुछ अच्छा पढ़ा रहा हूं तो आप मेरे प्रति श्रद्धा रखो। इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरे की बुराई करो, ये बिल्कुल नहीं। जो जैसा अच्छा अपनी तरफ से सब कोशिश करते हैं, कभी दो चार चीजें मुझ पर छूट जाएगी तो अपन तो इस बात पर विश्वास करते ही नहीं दोस्तों। आप अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान दो, ठीक है ठीक है। अब मेरी बात को फिर सुनते चले जाओ। तो अगर मैं बात करूं क्लियर, तो अब क्या पूछेगा, ये पूछेगा तुम बहुत ऐसी चीजों पढ़ रहे हो इनसे आपसे गलती कराएगा, तो प्राकृतिक सूचक क्या क्या थे, तो मेरी बात क्लियर आपको पता चल गई। ये हल्दी है, ये लिटमस पत्र है, ये लाल पत्ता गोभी है, ये हाइड्रेजिया, ये पेटूनिया, ये जेरानियम है। क्लियर, ये प्राकृतिक सूचक मुझे सब पता है दोस्तों। आप ये मत सोचो क्या हो, मार्केट में तुमको बायोलॉजी पढ़ा पढ़ा के डराया जाता है कि बायोलॉजी आएगी, तुमने बायोलॉजी भी देख लो कितने स्टैंडर्ड से पढ़ी है, अब तुम केमिस्ट्री पे भी आ गए। केमिस्ट्री तो 5-5 10-10 दिन की लेके फ्री हो गया काम, और ऐसी चीजों में फालतू चीजों में लगे रहते हो जो में कुछ मतलब नहीं है। यहां अपन दोनों तरह का कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं वो ध्यान रखो। कृत्रिम और संश्लेषित सूचक बहुत अच्छे हैं, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्या रहता है, तो इनके अंदर कृत्रिम और संश्लेषित मतलब कोई रासायनिक पदार्थ होगा तो कौन सा होगा, तो आप बोलोगे फिनोल्फथैलिन। याद रखना दोस्तों, एक क्या होता है, तो एक होता है मेथिल ऑरेंज। अभी हाल ही में किसी एग्जाम में आया भी हुआ है, तो ध्यान रख लो दोस्तों, ये गलती करते हो मेथिल ऑरेंज। तो मैंने क्या बोला, कृत्रिम या संश्लेषित में क्या रखोगे, फिनोल्फथैलिन या मेथिल ऑरेंज। और अगर पूछे गंधीय सूचक कौन सा है, तो आप बोलोगे प्याज, ठीक है, लौंग का तेल। सबने सुना है, गंध बताएगी सर आप, है ना। और एक क्या होता है, एक वेनिला होता है। ये तीन है जो गंध, इनकी गंध बताती है कि ये अम्ल है, क्षार है। तो तुम क्या करोगे, तुम बिल्कुल क्लियर रूप से इस तरीके से याद करोगे कि प्राकृतिक सूचक कौन कौन से हैं दोस्तों। तो आप बोलोगे हल्दी है, लिटमस पत्र है, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेजिया, पेटूनिया और जेरानियम। ये सब की सब कैसे है, तुम कहोगे प्राकृतिक। कृत्रिम पूछे तो आप बोलोगे फिनोल्फथैलिन या मेथिल ऑरेंज, और गंधीय सूचक में पूछे तो प्याज और लौंग का तेल और वेनिला। क्लियर है। हमेशा इस बात को दिमाग में बैठा के रखना, आपसे एग्जाम में पूछा सकता है, इस तरीके के क्वेश्चन बनते भी हैं, ठीक है। एक और सुनो, ये तो आपको मैंने नई चीजें बताई, अब आ जाओ काम की चीजें। और बात करता हूं क्या, वो चीजें जो आपको बहुत पता होते हैं, ऐसे अम्ल, कुछ मैं अब अम्लों के उदाहरण लिख दूं। चलो ये लो अम्ल के उदाहरण, ठीक है। मैं उदाहरण क्या बता रहा हूं, इसका मतलब आपको ये बता रहा हूं कि कौन सा अम्ल किससे प्राप्त होता है, ये भी याद रख लेना दोस्तों। तो इसके लिए रुको रुको रुको, इसको ले जाओ अभी, ये चलो इन चीजों को बाद में पढ़ेंगे। हाँ अभी तो और सुनो इंपॉर्टेंट बात एग्जाम के लिए। अब मैं बात आपको ये कर रहा हूं दोस्तों, अब ये याद रखो आप, मैं बहुत अच्छे पॉइंट बनेंगे एग्जाम में। और रेलवे में पिछली बार ग्रुप डी में क्या गलतियां हुई, पिछली बार एनटीपीसी में क्या गलती हो, आगे क्या करोगे, मेरा अगर मुझसे पूछा जाए ना, पिछली बार का पेपर था उससे और अच्छा पेपर इस साल आना चाहिए, और जब अच्छा पेपर आएगा तो उसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। और मैं अब आपको बता रहा हूं जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में क्वेश्चन है, आप बोलोगे अम्ल क्षार अभिक्रिया। अभिक्रिया मतलब रिएक्शन, इससे एसिड बेस रिएक्शन, इससे संबंधित अम्ल क्षार से संबंधित अभिक्रिया कौन सी है, पहला। हाँ मेरे दोस्त, ये बात मैं आपको पहले भी बताई थी एक दिन, आपको ध्यान हो कि जब कोई भी धातु है, क्या है धातु, अगर मैं इसकी क्रिया किससे कराता हूं, अम्ल से कराता हूं या मैं किसी क्षार से कराता हूं, तो बिल्कुल दिमाग में रखोगे अगर मैं ऐसा करता हूं तो एक तो बनता है लवण। क्या बनता है, लवण। लवण मतलब साल्ट बनता है, साथ में कौन सी गैस बाहर निकलती है, तो आप बोलोगे दोस्तों कौन सी, हाइड्रोजन। अरे कौन सी, हाइड्रोजन। अरे सबको पता है क्या, तुम क्या चीज करते हो दोस्तों, क्यों चीज को इतना वो कर रहे हो, तुम तुम्हारी पढ़ाई पे ध्यान दो भाई। इन चीजों को कमेंट मत किया करो, मैं फिर बोलता हूं इनको मत करो मत करो मत करो, इन कमेंटों को बंद कर दो। मेरी बात मानते हो तो इन चीजों को बंद करके और अपनी काम की बात हो जाओ, ठीक है। सुनो तो मैं कुछ तुमको ढंग का पढ़ा पाऊंगा, मैं इस तरीके से फालतू कमेंट करते रहोगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा, ये बात को समझ लो। क्यों आपको किसी के बारे में जानने से क्या दिक्कत, क्या मतलब, अपना काम करो ना दोस्तों, ठीक है।
काम की बात पे आ जाओ, मेरी बात को मानते हो तो थोड़ा सा छोड़ो और काम की बात पर मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा वो याद रखो। मैंने ये कहा कि कोई भी धातु है अगर अम्ल और क्षार से क्रिया करती है तो आप समझ लेना या तो उसमें क्या बनेगा एक लवण और साथ में कौन सी गैस बाहर निकलेगी, तो आप बोलोगे हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। अरे कौन सी गैस? हाइड्रोजन। क्लियर? मेरी बात को सुनो। पहला क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा कि जब किसी धातु की अम्ल या क्षार से कोई भी एक दे देगा, या तो अम्ल से पूछ लेगा या क्षार से कराई जाती है, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कौन सी गैस बाहर निकलती है, तो आप बोलोगे हाइड्रोजन। इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाने के लिए लेता हूं। ये मैंने सोडियम धातु ले ली और इसकी क्रिया मैंने अब की बात अम्ल से करा दी। क्या करा दी? अम्ल। मैं जितनी रिएक्शन लिखूं ना उतनी तो आप याद रखने भी है, तो आप मुझे बताओ। देखो क्या करते हैं रिएक्शन, ये Na है, इसकी Cl से क्रिया कर लेगा तो क्या बना लेगा? NaCl बना लेगा, प्लस कौन सी गैस बाहर निकलेगी, तो आप कहोगे सर हाइड्रोजन निकलेगी। ये तो फिक्स है कि अगर कोई भी धातु, सोडियम धातु है HCl क्या है? अम्ल है, अगर मैं इसकी कराता हूं तो ये लवण बन गया NaCl और कौन सी गैस बाहर निकल गई? H2। इस लवण का नाम क्या है? तो आप बोलोगे सोडियम क्लोराइड। सर मैं फॉर्मूले लिखवाऊंगा अभी, इन सबके काम आएंगे आपको, ठीक है? इनके उपयोग क्या है और ये पता है आपको हाइड्रोक्लोरिक। हाँ, किसी लोगों को चक्कर हो सर अभिक्रिया संतुलित नहीं है तो कर लो, अभिक्रिया संतुलित करना आता है क्या? वैसे आपको जरूरत नहीं है लेकिन मैं तुमको समझाता हूं। देखो ये एक सोडियम है, इधर भी कितना है? एक। कोई दिक्कत नहीं। आप कहोगे सर इधर हाइड्रोजन कितना है? एक। तो आप कहोगे इधर हाइड्रोजन कितने? दो। तो उधर दो है, इधर एक है, तो तुमने इधर कर दो 2 से गुना, 2HCl कर दो। क्लियर? आप कहोगे सर यहां Cl कितने हो गए? 2। यहां कितना? 1। तो इसको भी 2 से गुना कर दो, और जब 2 सोडियम हो गए तो इधर भी कर लो, देख लो गुना करके। 2 सोडियम इधर भी 2, 2 हाइड्रोजन इधर भी 2, और 2 Cl इधर भी 2 Cl। ठीक है? इस तरीके से अभिक्रिया को लो, आ गया H2 कैसे आया? ये आ गया अभिक्रिया को संतुलित करके। सब तरीके की चीज समझोगे तुम, कैसे आया, क्यों आया, ये आ गया क्योंकि अभिक्रिया आपने संतुलित। आप सोचते हाइड्रोजन तो 1 था 2 कैसे बन गए? क्योंकि अभिक्रिया को संतुलित करके लिखा। क्योंकि मैंने एक नियम लिखा है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का जितना इतर द्रव्यमान होगा उतना ही इधर होगा, मतलब जितने परमाणु इधर की साइड होंगे, इधर वाली साइड को क्या बोलते हैं? देख लो, सुन लो, रिएक्टेंट बोलते हैं। अभी तो मैं अभिक्रिया पढ़ाऊंगा आपको जिनमें से क्वेश्चन बनते हैं, और इधर वाली साइड को क्या बोलते हैं? तो आप बोलोगे प्रोडक्ट बोलते हैं, उत्पाद होता है। ये अभिक्रिया करते हैं तब ये बनता है प्रोडक्ट। पहला क्वेश्चन, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं? अभी तुम कुछ मत बोलो, ये मत देखना सर ये अभिक्रिया कैसे याद रहेंगी, मत करो। कौन कह रहा है तुमसे? तुम तो ये याद रखो कि धातु अम्ल के साथ क्रिया करती है तो कौन सी गैस बाहर निकलती है, तो आप बोलोगे हाइड्रोजन। क्लियर? इतना तो याद रख सकते हो। अगली बात सुनो, मैंने एक रिएक्शन आपको समझा दी है। अगर सोडियम की धातु HCl से करते हैं, देखो वैसे मैं आपको बता दूं, ऐसा हो सकता है एग्जाम में दोस्तों अब की बार तुमसे हिंदी में लिख के दे देगा कि जब सोडियम धातु की क्रिया HCl से कराई जाती है तो कौन सा लवण बनता है, तो आप बोलोगे NaCl। और सुनो ऐसे एक और बता दूं, मैंने कहा धातु की क्रिया अम्ल और क्षार दोनों से कराई, अब मैंने एक और धातु ले ली। चलो कौन सी? मैंने जिंक ले ली। आपको ध्यान हो तो मैंने कहा था इस रिएक्शन को मैं पहले भी बाद में बताऊंगा आपको। जिंक धातु की क्रिया मैंने NaOH से की। आपको पता है ये NaOH क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सबके उपयोग बताऊंगा, अलग से लिखवाऊंगा इसी टॉपिक के अंदर, लेकिन अभी आप मैं बोल रहा हूं जितना याद रखोगे। क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है। समझने की कोशिश करते जाओ। पता है ये क्षार है क्योंकि क्या लग रहा है? OH। इन दोनों की क्रिया करोगे तो मैंने कहा ये रिएक्शन आपको 100% याद रखनी है। एक दिन और लिखा था मैंने, Na2ZnO2 बनेगा, और इसको क्या बोलते हैं? तो तुम कहोगे सर इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। मैंने कहा इंपॉर्टेंट लगा के याद रख लेना, ठीक है? प्लस कौन सी गैस बाहर निकलेगी? हाइड्रोजन। आप कहोगे सर नहीं हो सकता याद, तो एक काम करोगे तुम, तो ये याद रख लेना कि जब जिंक धातु की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई जाती है तो हिंदी में याद रख लेना नाम केवल सोडियम जिंकेट बनता है। कौन सा लवण बनता है? सर लुईस सिद्धांत क्या है? मत पढ़ो चक्कर में, लुईस आर्नियस आपसे नहीं पूछेगा दोस्तों जहां से क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि बताने से कुछ नहीं होगा, तुम चीजों को गलत करके आ जाओगे, इसलिए उनके चक्कर में मत पढ़िए आप, ठीक है? तो मेरी विश्वास करके चलिए मेरी बातों पर, क्योंकि उनके चक्कर में आपको लुईस ही नहीं फिर तो आर्नियस भी याद रखना पड़ेगा, और फिर तो बोस्टन और लॉरी भी याद रखना पड़ेगा, लेकिन उनसे आपका कोई लेना देना नहीं। आप रहने ही दो, मैं आपसे बता रहा हूं मेरी बात। मैं कुछ चीजें बता, अब मैंने आपको बता ये अभिक्रिया टफ थी तो भी मैं कह रहा हूं इनको याद करना, क्योंकि यहां से एग्जाम में आ सकता है। तुम कहोगे मैं फिर बोल रहा हूं दोस्तों कंफ्यूज मत हो, कंफ्यूज मत हो। तुम इतना सा याद रखो कि धातु जब अम्ल क्षार से क्रिया करती है तो कौन सी गैस बाहर निकलती है? तुम बोलोगे हाइड्रोजन। और मैंने कहा एक रिएक्शन ये भी याद करके चल लेना कि जिंक धातु की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड करते सोडियम जिंकेट बनता है। देखो सुनो, अब तुमसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं इधर नोट डाल के, क्लियर है? एक नोट डाल के पूछता हूं कौन सी है, कि जब कोई ऐसा कौन सा अम्ल है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा मैंने, ऐसा कौन सा अम्ल आपसे पूछेगा इनमें से कौन सा अम्ल है जिससे धातु क्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती? आंसर दो मुझे। लो मैंने ऑप्शन दे दिया, चलो HCl, H2SO4, HNO3, ये 3 अम्ल दे दिए। लो बताओ इनमें से कौन सा अम्ल है जिससे धातु क्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती? मुझे आंसर दे दो चलो। अरे राहुल मीना क्यों तुलनांक की बारों से क्या लेना देना पड़ रहा है भाई? नहीं पड़ रहा है भाई, आपसे नहीं पूछने वाला, क्या क्यों दिक्कत करते हो दोस्तों? अगर मुझसे वैसे ही पूछना है तुम खूब फोन करके पूछ सकते हो, आप मुझसे, आपको अपनी तरफ से नॉलेज देनी, यहां बताने की जरूरत नहीं। बेरोजगार पानी लिख रहा है H2SO4, लोकेंद्र लिख रहा है HNO3, गणेश पुरी लिख रहा है H2SO4, HNO3, H2SO4, H2SO4, शंकरलाल HNO3, शिवा सीमा HNO3, बीएल मीना HNO3, विष्णु कुमार HNO3, ठीक है? तो 2 तरह के मिले, तो मैं क्लियर कर दूं ऐसा अम्ल कौन सा है जो हाइड्रोजन नहीं बनाता, तो याद रख लेना HNO3 है दोस्तों। तो आप तो बेरोजगार प्राणी ने भी आज तो गलत बोला है, ठीक है? कौन सा? HNO3। और इसको क्या बोलते हैं? तो आप बोलोगे इसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। कौन सा है? नाइट्रिक अम्ल, ठीक है? वैसे तो मैं और क्लियर कर दूं, ये कहीं हाइड्रोजन गैस दे देता है। कुछ धातु है जैसे मैग्नीज, और मैग्नीज है ऐसी धातु जिसके साथ क्रिया करके HNO3 हाइड्रोजन गैस देता है, लेकिन आप नहीं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सामान्यतः तो यही बात है कि ज्यादातर जितनी भी धातु है वो सभी अम्लों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन देती है, लेकिन HNO3 ऐसा है, इसके साथ आप क्या याद रखोगे? HNO3 के नीचे लिख रहा हूं, धातु के साथ क्रिया करके
साथ क्रिया करके। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, रेलवे के लिए मैं फिर बोल रहा हूं, आपसे पूछेगा, कहीं से नहीं लिखवाया है दोस्तों मैंने अपनी मर्जी से। मुझे 10th क्लास की एनसीईआरटी में तुम ढूंढ पाओ तो ढूंढ लेना, उसमें से लिखा है। क्या ये अम्ल क्षार वाले टॉपिक में नहीं है दोस्तों, ये धातु अधातु वाले चैप्टर में से, ठीक है। वहां ये आता है कि धातु के साथ क्रिया करके HNO3 क्रिया करके HNO3 में पूरा लिख दूं, HNO3 हाइड्रोजन गैस H2 गैस नहीं देता है, क्योंकि दोस्तों ये क्या करता है, ये प्रबल ऑक्सीकारक की भांति कार्य करता है और नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड ऐसी चीजें बना लेता है। क्लियर? तो आपको तीन बातें मिली हैं। पहली, धातु अम्ल क्षार से क्रिया करके कौन सी गैस बनाती है, आप बोलोगे सर हाइड्रोजन बनाती है। दूसरा क्वेश्चन, जिंक धातु की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया जाए तो कौन सा लवण बनेगा, सोडियम जिंक, क्योंकि ये अच्छा है, आपसे पूछा जा सकता है। और कौन सा अम्ल है जो धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देता, तो आप बोलोगे HNO3। क्लियर है? एक और सुनो, दूसरा क्वेश्चन, ये आया हुआ भी क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना, और लोगों को पता ही नहीं चला एग्जाम में जब आया ये कहां से आया, लोगों ने बहुत गलती की। क्लियर? याद रख लेना कि जब कभी भी धातु कार्बोनेट हो, दूसरा क्वेश्चन, धातु कार्बोनेट हो, क्लियर, या क्या हो, इनकी जगह धातु बाइकार्बोनेट हो। जिनको थोड़ी दिक्कत हो उनको मैं पहले कह दूं, ज्यादा समझ में नहीं आए तो आप क्या करोगे दोस्तों, मैं कहूं उतना याद कर लेना। वैसे तुमको कुछ ज्यादा करना नहीं है, तुम क्या करते हो कि जब मैं किसी लाइन को लिखता हूं तो तुम लाइन को रटने लग जाते हो, सोचते हो ये क्या, तुम सोचो ही मत, मैं तुमसे क्या कर रहा हूं, तुमको याद क्या करना वो बताना। अब मैं ऐसे थोड़ी कह सकता हूं दोस्तों कि तुम हिंदी में बोल दो, तुमको फिर समझ में नहीं आएगा। तुमको समझाने के लिए मैं पूरी लाइन लिखता हूं, तुमको क्या याद रखना वो समझना। धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट, ये दोनों ही है ना, जब इन दोनों की क्रिया किसी की भी, या तो ये हो चाहे ये हो, अगर इसकी क्रिया अम्ल के साथ होती है, अरे किसके साथ होती है, अम्ल, तो आप बताओ क्या बनेगा, तो याद रखना एक तो लवण बनेगा, बिल्कुल बनेगा। क्लियर? साथ में क्या बनेगा, एक गैस भी बनती है, CO2 गैस बाहर निकलती है, और साथ ही क्या बनता है, H2O जल प्राप्त होता है। बहुत इंपॉर्टेंट। क्लियर? मेरी लवण, साल्ट, लवण क्या होते हैं, जो अम्ल व क्षार से क्रिया करके बनते हैं उनको बोलते हैं लवण, बोलते हैं साल्ट बोलते हैं। क्लियर? कैसे, आपको अपने आप आते जाएंगे, अपने आप पता चल जाएगा, जो अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके बनते हैं वो लवण होते हैं। ठीक है? तो मेरी बात को सुनना, धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट अगर अम्ल के साथ क्रिया करते हैं तो लवण क्या बनाते हैं, प्लस CO2 प्लस क्या बनाते हैं, जल। मेरी बात को सुनो, एग्जाम में बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, पूछेगा एक तरीका तो ये डायरेक्ट पूछ ले, एक नाम दे देगा कि चाहे धातु कार्बोनेट दे दे चाहे धातु बाइकार्बोनेट, जो कह देगा कि धातु कार्बोनेट की क्रिया अम्ल के साथ कराई जाती है। क्वेश्चन यही पूछा गया था, कौन सी गैस बाहर निकलती है, तो तुम कहोगे कौन सी गैस, CO2 गैस बाहर निकलती है, जो आग बुझाने में काम आती है। मैं इस रिएक्शन को समझाता हूं, देखो कैसे। पहले मैं इसको बताता हूं, धातु कार्बोनेट। धातु कार्बोनेट का मतलब, तुम इंटेलिजेंट हो कि नहीं पहले तो ये बताओ, धातु कार्बोनेट बन गया क्या? कार्बोनेट किसको कहते हैं, CO3 को। धातु है, सोडियम है, इसलिए इसको धातु कार्बोनेट, मतलब जिसमें CO3 लग रहा है धातु में, वो समझ लेना धातु कार्बोनेट है। इसकी क्रिया मैं दो रिएक्शन लिखूंगा चला के, पूछा गया क्वेश्चन था रेलवे के अंदर, बताऊंगा। इसकी क्रिया HCl से कराई जाती है। अम्ल है क्या, है, क्या बनेगा, लवण क्या बनेगा, देखो इधर से Na आया, इधर से Cl आया, तो यहां लवण बनेगा NaCl प्लस, फिक्स है ये दो चीज, तो मैंने पहले ही कह दिया क्या बनेगा, आप तो रट लो, CO2 प्लस H2O जल प्राप्त होगा, साथ CO2 गैस बाहर निकलेगी। अब नाम तो तुमको पता होगा, ऐसा थोड़ी होगा किसी को नहीं पता होगा, इसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। क्लियर है दोस्तों? मेरी बात को सुनो, मैंने कहा सोडियम बाइकार्बोनेट की क्रिया जब अम्ल से कराई जाती है, कौन सी गैस बाहर निकलती है, CO2। कोई सा भी कार्बोनेट होता, अरे क्लियर, कोई सा भी कार्बोनेट, क्या मतलब, सुनो लो, मैंने ये ले लिया, अगर कैल्शियम कार्बोनेट की क्रिया HCl के साथ कराई जाती है, अरे आप उठा के देखना, किसी अम्ल क्षार लवण की क्वेश्चन हो किसी बुक के अंदर, या किसी कोई टीचर करा रहा हो, उसके उठा के देखना, फटाफट करते जाओगे, तुमको दिक्कत ही नहीं आएगी। एग्जाम में आए तब देखना क्या करोगे। अब तुम बनाना सिखाओ मुझे, CaCO3 की क्रिया ऐसे, अगर अभिक्रिया संतुलित नहीं हो तो घबराना मत। मैंने आपको एक बात पहले कह दी, अभिक्रिया संतुलित हो या नहीं हो, प्रोडक्ट में NaCl CO2 H2O फिक्स है, यही बनेंगे, इनमें चेंज नहीं होगा अभिक्रिया संतुलित करने से, ये ध्यान रखना। CaCO3 है, इसकी क्रिया HCl से कराऊंगा, क्या बनेगा, ये कैल्शियम इस Cl से क्रिया करेगा, तुम कहोगे CaCl2 बनेगा। आप कहोगे CaCl को जोड़ देते मैं सूत्र तो सूत्र के तरीके से बनेगा, कैल्शियम पर +2 आवेश होता है, Cl पर -1, इधर एक गया इधर दो गया, तो यहां CaCl2 होगा, कैल्शियम से Cl तो CaCl2 जोड़ा जाएगा, प्लस क्या गैस बाहर निकलेगी, CO2 प्लस क्या निकलेगा, जल प्राप्त होगा। बोलो किसी को दिक्कत है? एक बार पूछा गया क्वेश्चन है कि अंडे की कवच की क्रिया, घुमा दिया, और वो पूछ सकता है, वो देख रहा है कि तुम कितना रटते हो और तुम्हारी कितनी सहन शक्ति है। लोगों को भीड़ में से अलग करना है दोस्तों, टीचर को, उसको एग्जामिनर को। उसने क्या किया, उसने CaCO3 ना कहकर उसने कहा अंडे के कवच की क्रिया HCl से कराई जाती है, तो कौन सी गैस बाहर निकलती है, तो आपको पता है अंडे का जो कवच होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, तो CO2 गैस बाहर निकलती है। अरे अब तो समझ में आ रहा है ना, हो रहा है ना, मैजिक हो रहा है कि नहीं हो रहा, समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल। तो क्या समझ में आया? हाँ, अब कहो और अच्छा क्वेश्चन, ज्यादा अच्छा पूछ रहे तो ये कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के लिए HCl से कहते हैं कौन सा लवण बनता है, तो आप बोलोगे CaCl2 कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन सबसे अच्छा क्वेश्चन, किसी को ये याद नहीं हो तो आप क्या करोगे, एक बात तो हमेशा याद करोगे कि कभी भी धातु कार्बोनेट डट लो, कार्बोनेट कार्बोनेट कार्बोनेट, अगर इसकी अम्ल के साथ क्रिया कराती है, दो प्रोडक्ट तो फिक्स है, CO2 गैस तो बाहर निकलेगी, साथ में जल। एग्जाम में देख लो, आप कहोगे सर आप क्या करते हो, ये सोचने लग जाते हो कैसे बताएंगे कैसे, अगर आपने दिमाग लगा होगा ना तो एग्जाम में चुटकी में बता दोगे, क्वेश्चन ऐसे बन जाता। ये धातु कार्बोनेट है, वो कहता मैं पूरी लाइन नहीं लिखा हूं ना, धातु कार्बोनेट की क्रिया अम्ल के साथ कराई जाती है, तो इनमें से क्या बनता है, CO2, दूसरा CO2 प्लस H2O, तीसरा CO2 प्लस H2, चौथा CO2 प्लस NH3। अब बताओ क्या है, अरे यार तुमको तो ऑप्शन दिया है, तुमको तो पता है कि धातु कार्बोनेट अगर अम्ल के साथ क्रिया करता है तो लवण तो बनता है, लेकिन ये दो फिक्स है, प्रोडक्ट क्या बनेंगे, CO2 प्लस H2O। क्लियर? बात को समझे, बात को समझे,
क्लियर है दोस्तों? ये देख लो, अगली बात, नेक्स्ट आ जाओ। ठीक है, आप कहोगे सर एक ही बताया, अभी आपने इसके बारे में तो बात ही नहीं की, धातु कार्बोनेट ही बताया, धातु बाइकार्बोनेट कर लो, बना के देख लो क्या दिक्कत है। लो मैंने लिख दिया, ये एक उदाहरण लिख दिया आपको, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है NaHCO3 आएगा, इसको बेकिंग सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा। मैं आपको बताऊंगा इसके काम क्या है सब चीज। अभी तो वो चीजें जो आपको एग्जाम में बहुत पूछ जाती है उनके बारे में बात करूंगा। अभी तो वो चीज जो तुमको नहीं आती है, तुमको पता है बेकिंग सोडा, जिनको नहीं पता होगा पता चल जाएगा। ठीक है, तो मैं अभी वो बात करूंगा तुमसे जो तुमको नहीं आता है। मजा जब है सोडियम, क्या नाम होगा? तो इसको बोलेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। ठीक है इसकी क्रिया वही अम्ल से करा दो, करा दो, क्या होगा? वही NaCl बनेगा दोस्तों, फिक्स है। साथ में क्या? CO2 प्लस H2O फिक्स है, दोनों ही हो। चाहे आप कहोगे सर यहां तो प्रोडक्ट क्या अभिक्रिया को संतुलित कर दें, काम चल जाएगा अपना, क्या दिक्कत आ रही है? बस उसी से काम चल रहा है अपना। तो मैं यही कह रहा हूं दोस्तों, आपको इतना सा करना है कि आपको ये याद रखना है कि चाहे धातु कार्बोनेट हो चाहे बाइकार्बोनेट हो, दोनों अम्ल के साथ क्रिया करके कौन सी गैस बाहर निकालते हैं? CO2। क्लियर? अगली बात आ जाओ। तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीके का क्वेश्चन अभिक्रियाओं में क्या पूछेगा तुमसे? अम्ल क्षार अभिक्रिया। कैसी? अम्ल और क्षार। ठीक है, जब कभी भी तीसरा तरीका मैं बताता हूं कि जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं, कौन कौन से? ये हो गया अम्ल प्लस ये क्या हो गया? क्षार। क्लियर? आपसे पूछा जाए कि अम्ल में क्षार आपस में अभिक्रिया करें तो क्या बनता है, तब आप बोलोगे लवण बनता है। लेकिन कौन सा लवण? उदासीन लवण। ठीक है, क्योंकि यहां अम्ल है ना, वो समझ लेना ये प्रबल अम्ल है, और क्षार भी कैसा है देखो, प्रबल क्षार है, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड। ये क्रिया करते हैं तो क्या होगा? उदासीन लवण बनेगा, प्लस कौन सी गैस बाहर निकलेगी? तो आप बोलोगे हाइड्रोजन। क्या रखा? तो मैं यहां भी एक बात क्लियर कर लो कि जब कभी भी, जरूरी नहीं है प्रबल अम्ल प्रबल क्षार लिख ले, यहां अम्ल क्षार बोलता है ना, और जब उदासीन लवण बनाता है तो ये समझ ही लेना कि वो प्रबल अम्ल प्रबल क्षार ही है। तो कभी भी कहे कि जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो अभी क्वेश्चन पूछेगा कौन सी गैस बाहर निकलती है, तुम बोलोगे सर हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। धातु अम्ल से क्रिया करे तो भी हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, और अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करें तो भी हाइड्रोजन गैस बनेगी। साथ में क्या बनेगा? उदासीन लवण। कब? जब अम्ल कैसे होने चाहिए? प्रबल। जैसे ले लो प्रबल अम्ल, HCl है क्या प्रबल अम्ल? चेंज कर दूं पेन, HCl प्रबल अम्ल है, बिल्कुल है, मैंने आपको बताया था। प्रबल क्षार NaOH है क्या? बिल्कुल है। अगर इनकी क्रिया कराऊं, एक सेकंड, NaOH, अगर इनकी क्रिया कराऊं क्या बनेगा? NaCl बनेगा। क्या बनेगा? NaCl। और साथ में मैंने उल्टा तो नहीं कुछ लिख दिया, उल्टा लिख दिया, सॉरी, H2O जल प्राप्त होगा। ठीक है, कुछ उल्टा बोल दिया सर? बिल्कुल बिल्कुल है ना, उल्टा ही बोल दिया। चलो, कुछ लोग लिखने भी लगे, सही बात है, पता रखा करो ध्यान से, कभी कभी दिमाग से निकल जाए। तो ये बात हमेशा याद रखो कि अम्ल क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं, उदासीन लवण प्लस जल बाहर निकलता है। क्या निकलता है? जल। ठीक है दोस्तों, बात को समझ लेना, मैंने फिर बोल दिया, ये चीज हमेशा पकड़ा करो। एक दो लोगों ने पकड़ी, बिल्कुल ठीक है, हाँ H2O बनेगा, बिल्कुल 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 सही बात है। सही तो सही होता है दोस्तों, कभी कभी क्या होता है पढ़ाते समय एकदम फ्लो में चीजें निकल जाती है, फिर बाद में दिखते हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखो, अगर टीचर है तो उसको अपने आप पता चलेगा कि अपनी कहीं ना कहीं गलती हुई, पता चल जाता है, अपन बार बार करते हैं। ध्यान रखना, क्या बना? NaCl, क्योंकि रिएक्शन लिखी ना, जैसे मेरे दिमाग आ रहा है ये क्या हो रहा है, तो बनेगा क्या? H2O। साथ में क्या बनेगा? H2O। तो हमेशा याद रख लो कि अम्ल क्षार आपस में, तो देखो दो तरह से क्वेश्चन है एग्जाम में। क्वेश्चन ऐसे बनता है कि जब प्रबल अम्ल प्रबल क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो कैसा लवण बनता है? तो आप कहोगे उदासीन लवण बनता है। ठीक है, ये आपसे पूछेगा जब अम्ल क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बाहर निकलता है? तो आप बोलोगे जल। H2O फिक्स है तो निकलेगा, चाहे कोई सा भी अम्ल ले लो, कोई सी भी क्षार ले लो, आप क्रिया करा लो तो आपको हमेशा, जैसे मैं एक उदाहरण ले लूं, जैसे H2SO4 अम्ल है, ये लो, इसकी क्रिया मैंने आपकी बार NaOH KOH से करा दूं। चलो, आप कहोगे सर बार बार NaOH KOH ले लो। क्लियर? क्या बनेगा दोस्तों? तो आप कहोगे इसमें बनेगा K2SO4 पोटेशियम सल्फेट प्लस जल बाहर निकलेगा। चलो, रिएक्शन तुम कहोगे सर रिएक्शन रखनी है, मत रखो दोस्तों, अगर समझ में आपको बनाना आ जाता है वैसे कोई बड़ी बात नहीं है। ये हाइड्रोजन और OH H2O बाहर निकला, Na इसके Cl से क्रिया की, यहाँ के पोटेशियम किसके सल्फेट से क्रिया की, और आपको सूत्र बनाना इसलिए समझाया था, पोटेशियम और सल्फेट जब क्रिया करते हैं तो देखो इस पर प्लस बने, इस पर -2 है, इधर 2 आ गया, वो बनता बन को लिखने जाती है। सूत्र बनाना आता है तो अपने आप रिएक्शन भी आप लिख सकते हो। क्लियर? क्लियर है भाई बात? उदासीन क्या हुआ मतलब? उदासीन का जब प्रबल अम्ल क्षार, प्रबल अम्ल लिया, प्रबल क्षार लिया, तो अम्ल में क्षार के प्रभाव को कम कर दिया, क्षार ने अम्ल के प्रभाव को कर दिया, और बीच का बना उदासीन, उसको बोलते हैं उदासीन। ठीक है, कहने का मतलब समझो, इसका मतलब होता है कि उदासीन के चक्कर, मैंने कहा अम्ल में क्षार के प्रभाव को कम किया, क्षार ने अम्ल के प्रभाव को कम कर दिया, और कैसा लवण बना? तो उदासीन मतलब न्यूट्रल वाला। ये ध्यान रखा करो। अगली बात सुनो, एक और सुनो, चौथा एग्जाम के लिए। चौथे की बात करूं तो एक आता है कौन सा? धात्विक ऑक्साइड। धात्विक ऑक्साइड क्या होते हैं? धात्विक ऑक्साइड देख लो, कुछ भी नहीं है, ये कोई धातु है, और अगर इससे ऑक्सीजन जुड़ी तो अब मैं इसको क्या कहूंगा? धात्विक ऑक्साइड है तो सोडियम ऑक्साइड, तो जिस धातु से ऑक्सीजन जुड़े वो धात्विक ऑक्साइड है। अगर मैं कहूं ये लिखा मिल जाए तुमको MgO, तो आप क्या कैसा ऑक्साइड है? धात्विक, क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ा है धातु से, धात्विक ऑक्साइड। प्लस कभी भी धात्विक ऑक्साइड है और अगर इसकी क्रिया अम्ल से कराई जाती है, किससे? अम्ल से, तब भी क्रिया याद रखना क्या बनेगा? तुम कहोगे लवण बनेगा, साथ में क्या प्राप्त होगा? तुम कहोगे सर जल प्राप्त होगा। ठीक है, धात्विक ही नहीं, अगर अधात्विक ऑक्साइड हो, अधात्विक, चलो ऐसे लिख दो अब तो, अगर अधात्विक ऑक्साइड भी हो, अगर इसकी क्रिया क्षार से कराई जाती है, आप कहोगे सर यहां अम्ल से कराई, यहां क्षार से, इसी का रीजन है। देखो पहले सुन लो क्या मतलब है इसका, मैं नोट डाल के लिखूं।
ये एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत पूछा जाएगा दोस्तों। आपसे रिएक्शन ना पूछकर ज्यादातर ये बात पूछी जाएगी। अगर पूछा जाए कि जो धात्विक ऑक्साइड, ऐसे लिखने में आएगा, मैं ऊपर इस तरीके से लिख चुका हूं उल्टा है ना, इसलिए देख रहा था उसको, कि जो धात्विक ऑक्साइड है, मेटेलिक ऑक्साइड है ना, कभी भी पूछा जाए कैसी प्रकृति के होते हैं तो हमेशा याद रखना धात्विक ऑक्साइड हमेशा क्षारीय प्रकृति के होते हैं, क्षारीय नेचर के होते हैं। और कभी भी तुमसे कहे कि जो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं, अधात्विक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं, वो कैसी प्रकृति के होते हैं तो क्लियर याद रखना ये हमेशा अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अरे क्लियर, अम्लीय प्रकृति के। अब यही एग्जाम होती है दोस्तों, ये पूछा गया क्वेश्चन है, ये पहले की रेलवे में भी पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखना। एग्जाम में पूछे कि धात्विक ऑक्साइड कैसी प्रकृति का, क्षारीय प्रकृति का है, और अधात्विक पूछे तो क्या बोलोगे, अम्लीय प्रकृति का होता है। इसलिए अगर ये धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति का है तो ये किससे क्रिया कर रहा है, अम्ल से ही करेगा, क्योंकि क्षार क्षार थोड़ी करेंगे आपस में क्रिया। और अधात्विक ऑक्साइड आपको पता है कैसी प्रकृति का, अम्लीय, तो ये क्षार से क्रिया करेगा, और क्षार से क्रिया करेगा तो ये भी क्या बनाएगा, लवण बनाएगा प्लस जल बनाएगा। ठीक है, रिएक्शन तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, क्वेश्चंस बताता जा रहा हूं। तुम तो पहला याद रखो कि धात्विक ऑक्साइड कैसी प्रकृति का होता है, क्षारीय। अधात्विक ऑक्साइड पूछे तो अम्लीय, ये तो एक सीधा तरीका है, पूछा जा सकता है। दूसरा तरीका, एग्जाम में ऐसे पूछ रहे तुमसे लोग, इनमें से कौन सा, हां, इनमें से क्षारीय प्रकृति का ऑक्साइड है, या क्षारीय पूछ लिया, उल्टा कर दूं मैं, इनमें से अम्लीय प्रकृति का ऑक्साइड, कोई सा भी पूछ लेता, क्षारीय अम्लीय, ठीक है, हाँ मुझे बताओ, ऑप्शन देता, अब आप आंसर आप ही दोगे। इनमें से अम्लीय प्रकृति का ऑक्साइड है, ठीक है, ऑप्शन दे रहा हूं मैं, Na2O, ऑप्शन दे रहा हूं CaO, ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, रुको, Cu2O, और चौथा दे रहा हूं मैं आपको CO2। मुझे आंसर दो, इनमें से अम्लीय प्रकृति का ऑक्साइड कौन सा होगा, आंसर दो भाई। इनमें से अम्लीय प्रकृति का ऑक्साइड, मुझे पता चल जाएगा तुम्हारी पढ़ाई को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और कितना दिमाग लगा रहे हो। पूछने के कई तरीके हो सकते हैं, दशरथे तुम कितना लगा रहे हो। ज्ञानदास मीना ने तो लिखा है 4, विक्रांत कुमार ने लिखा है CO2, बेरोजगार प्राणी में भी 4, डी सबने डी लिखा है क्या, इसका मतलब अब तुमको समझ में आ रही है ना बात, बस ऐसे कर लोगे ना। अब ये चीजें कब आ सकती है, इसलिए सूत्र बनाना सिखाए तुमको, इसलिए धातु अधातु बताई कि तुम्हारे समझ में आए। अब देखो ये सोडियम धातु है क्योंकि प्लस आवेश है, कैल्शियम पर प्लस आवेश है, ये भी धातु है, कॉपर पर भी प्लस आवेश है, ये भी धातु है, और कार्बन मैंने कहा था +4 -4, तो मैंने कहा था -4 स्थायी होती है क्योंकि कार्बन को अधातु में काउंट करते हैं, इसलिए आंसर गया CO2। क्या दिक्कत थी, तो हमेशा याद रखो। अब ऐसे जब क्वेश्चन आएंगे ना एग्जाम में दोस्तों, तो रखने वाली पढ़ाई खत्म है दोस्तों, इनके आंसर नहीं दे सकते। जिनको यही पता नहीं धातु क्या है, धातु वो तो रट के बैठे, ऐसी धातु जो द्रवस्था में पाई जाती है, अगर ऐसा आ जाएगा तो कर देंगे। ऐसे क्वेश्चन आएंगे जब आप कितना दिमाग लगाते हो। ठीक है, मैं आपको कोई एक उदाहरण लेके समझा दूं धात्विक ऑक्साइड की रिएक्शन से, देख लो। ये लिया मैंने धात्विक ऑक्साइड को, Na2O ले लिया, चलो इसकी क्रिया मैंने कहा क्षार से कराओगे, क्योंकि धात्विक ऑक्साइड आपको पता है कैसी प्रकृति का, क्षारीय, इसकी क्रिया किससे कराओगे, सॉरी अम्ल से कराओगे। मैंने ले लिया ये अम्ल HCl, क्या बनेगा, तो आप कहोगे सर लवण बनेगा NaCl + H2। अरे रिएक्शन बनाने में या कोई दिक्कत नहीं, मेरे साथ तो तुम ये भी सीख जाओगे दोस्तों बनाना। समझ में आ रहा है क्या, बात को समझ लिया करो, अगर आप समझ के पढ़ोगे तो अपने आप समझ में आएगा। जैसे एक अधात्विक ऑक्साइड का उदाहरण ले लूं, CO2 है, इसकी क्रिया मैं HCl से कराऊं, अब तो ये क्षारीय प्रकृति का है तो किससे कराऊं, क्षार से कराऊं NaOH, क्या बनेगा दोस्तों, तो आप बोलोगे सर Na2CO3 बनेगा, प्लस क्या बनेगा H2। बताओ किसी को दिक्कत है, सबको समझ में आएगा जो अपना दिमाग लगा रहे होंगे अपने आप। अब जिनको बिल्कुल दिमाग नहीं लगा रहे, इसलिए आपको ध्यान हो तो एक आंसर बताया था कि देखो क्वेश्चन समझो, एक चीज बताई थी मैंने, अभी मैंने क्या बताया, धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति का, अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय। इससे क्या पता चला कि धात्विक ऑक्साइड तो अम्ल से क्रिया करते हैं, अधात्विक ऑक्साइड क्षार से। इसे मैंने कल आपको उभयधर्मी ऑक्साइड बताते, ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करते हैं। तब मैंने कहा था ये दो उदाहरण कल मैंने कहा था, याद रखना, जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये दो ऑक्साइड है, ये अम्ल से भी क्रिया कर लेते हैं और क्षार से। मैं समझाऊं कैसे, देखो ये जिंक ऑक्साइड कौन, देखो मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप जैसा पूछना चाहोगे, ये जिंक ऑक्साइड है, अगर अम्ल से भी क्रिया कर सकता है, इस अम्ल से क्रिया करेगा तो ZnCl2 + H2O बनाएगा। और ये जिंक ऑक्साइड क्षार से भी क्रिया कर सकता है, NaOH से क्रिया करेगा, तब क्या बनाएगा, ZnCO3 + H2O बनाएगा। ये दोनों से क्रिया कर रहा है, अम्ल से भी क्षार से, इसलिए मैंने कहा उभयधर्मी ऑक्साइड पूछा जाता है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए। रिएक्शन मत रटो, जिन लोगों के तोते उड़ रहे हैं इन रिएक्शनों को देख के, उनको उड़ाने नहीं है, उनको अभी बात समझ नहीं है। उनको क्या याद रखना है, कुछ भी नहीं रहे याद। तुम तो याद क्या रखोगे, तुम तो ऐसे याद रखोगे कि कभी भी कोई धातु अम्ल या क्षार से क्रिया करे तो कौन सी गैस बाहर निकलती है, हाइड्रोजन, रख लोगे। आपसे पूछा जाए ऐसी कौन सा अम्ल है जो धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन नहीं, गैस नहीं बनाता, HNO3। क्लियर, आपको तो ये याद रखना है, कुछ भी नहीं, 4 लाइन तो याद रख सकते हो कि धातु कार्बोनेट हो या धातु बाइकार्बोनेट हो, अम्ल से क्रिया करते हैं, कौन सी गैस बाहर निकालते हैं, CO2, साथ में क्या प्राप्त होता है, जल। और अगर तुमसे पूछा जाए कि अम्ल क्षार आपस में भी क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, उदासीन लवण, क्या बनता है, जल। और तुमसे यह पूछा जाए कि धात्विक ऑक्साइड कैसी प्रकृति का है तो बोलोगे क्षारीय, अधात्विक ऑक्साइड पूछे तो क्या बोलोगे, अम्लीय। और अगर पूछे जाए उभयधर्मी ऑक्साइड कौन से, तो जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अरे पढ़ना होता है समझने के लिए, कुछ उल्टा कर दिया क्या मैंने जल्दीबाजी में, क्या रिएक्शन उल्टा, अच्छा जिंक वाली रिएक्शन मिटा दी क्या, मैंने क्या लिखा था, जिंक ऑक्साइड है, ठीक है, इसकी क्रिया मैंने कहा एक काम करो, किससे कराई थी,
NaOH से उल्टा कर दिया, ठीक है, मैं वो भूल गया। हाँ, क्या आएगा यहाँ Na2ZnO2 आएगा दोस्तों, यहां भी, और प्लस क्या बनेगा, H2 बनेगा, ये बनेगा, ठीक है। मुझे लग रहा है मैंने ZnCO3 कर दिया था जल्दीबाजी में, ऐसे ही आएगा, ठीक है। चलो क्लियर, क्लियर है, हाँ क्या, बिल्कुल बिल्कुल है ना। वो दिमाग से ZnCO3 कौन बोल रहा था, विक्रांत कुमार, बिल्कुल सही पकड़ा है वो, मेरे दिमाग से उस ये ध्यान रखना है ना। तो ये रिएक्शन में आप इतना सा याद रख लो, कुछ भी नहीं रखना, आपको शब्द रखना। अब दोस्तों आ जाओ काम की बातें, ये वो बातें बताइए दोस्तों जिससे आपको लोगों से आगे निकलना है, तो 4 लाइनों को डायरेक्ट याद रख लेना। अब कुछ महत्वपूर्ण अम्लों के बारे में मैं बता दूं आपको, ठीक है, जो आपको इस तरीके से याद रखने कि कौन सा अम्ल किससे प्राप्त होता है। आप सबको पता है, चाहे कितना भी सीधा क्वेश्चन क्यों नहीं हो, एग्जाम में हमेशा से इंपॉर्टेंट रहे कौन कौन से, आप सबको पता है। पहला एक होता है सिट्रिक अम्ल, जानते हो सब, सिट्रिक अम्ल पूछे या आपसे साइट्रिक अम्ल बोले, बात एक ही, पहले अम्लों के नाम लिख रहा हूं। दूसरा एक होता है टार्ट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल सबको पता होना चाहिए, ठीक है। एक बात करूं तो एक होता है ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक एसिड या ऑक्जेलिक अम्ल होता है। चौथे की बात करूं, एक क्या होता है, एक बोलोगे आप सब मैलिक अम्ल होता है, ठीक है। एक की बात करूं, एक क्या होता है, तो एक आपको पता होना चाहिए, चलो पहले ये ले लूं, एक एसिटिक अम्ल भी होता है, ठीक है। और सुनो इसके बाद एक कौन सा होता है, तो एक बोलोगे, एक और सुनो, इधर ले लो 6, हाँ एक कौन सा है, तो एक होता है इसके बाद एसिटिक अम्ल, मैलिक अम्ल हो गया, एक होता है लैक्टिक अम्ल, सुना है सबने, बिल्कुल सुना होगा, मैं और ऊपर ही ले लूं ना, जगह है 6, लैक्टिक अम्ल, ठीक है। एक सुना होगा आपने, अभी दिल्ली पुलिस में भी आया था मेरे हिसाब से, ये ब्यूटायरिक अम्ल, ब्यूटायरिक अम्ल भी होता है। एक की बात करूं तो एक ग्लाइकोलिक अम्ल भी होता है, ग्लाइकोलिक, ठीक है। एक की बात करूं ग्लाइकोलिक के बाद एक ग्लूटामिक अम्ल भी होता है, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड के बाद एक बात करूं, ग्लाइकोलिक हो गया, ग्लूटामिक हो गया, एक बेंजोइक अम्ल भी होता है, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक अम्ल भी होता है। एक की बात करूं इसके बाद बेंजोइक अम्ल के बाद HCl H2SO4 के बारे में अलग से बताऊंगा, अभी रुक जाना, पहले मैं कुछ ऐसे अम्ल ले रहा हूं जिनको डायरेक्ट याद रख लेना, ग्लूटामिक, बेंजोइक अम्ल, ठीक है। चलो इनको रखो, और कोई याद आएगा तो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। बात आती है कौन सा किससे प्राप्त होता है, ठीक है, आप सबको पता होना चाहिए, रखो रखो जल्दी, अगर मैं बात करूं एग्जाम के लिए, यूरिक अम्ल, देखो दोस्तों कुछ लिख रहे हैं यूरिक अम्ल, आपको पता है कि यूरिक अम्ल वगैरह मैं पहले ही लिखा चुका हूं, तो बार बार मैं नहीं लिखवाऊंगा, आपको पता है यूरिक अम्ल अगर मैं बात करूं, ठीक है ना। तो जो चीज आप लिख चुके हो ना, उसको 50 बार लिखने की कोशिश मत करो, और उससे अपना काम भी नहीं बनेगा, जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये याद रखो। अब देखो क्या क्या होता है, अगर मैं बात करूं सिट्रिक अम्ल, आप सबको पता है कि नींबू से होता है, नींबू में होता है, संतरे में होता है, क्लियर, ये बात याद रख लेना। एक होता है टार्ट्रिक अम्ल, ये किससे प्राप्त होता है, तो आप बोलोगे इमली से होता है। अरे किससे होता है, इमली से, क्या सही बात है, क्या सबको पता है किससे प्राप्त होगा, इमली से प्राप्त होता है। लिखना चाहो तो लिख लो, एक इमली से भी होता है, और मैं ये कहूं कि अंगूर से भी प्राप्त होता है, क्लियर। ऑक्जेलिक अम्ल किससे प्राप्त होता है, तो आप बोलोगे टमाटर से, किससे, टमाटर, और मुझसे पूछे तो पालक में भी होता है। काम की बात, अब देखो चीजें, काम की बात ये थी, तीनों चीजें खट्टी है लेकिन अंतर है, नींबू संतरे में सिट्रिक अम्ल, इमली अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल, टमाटर पालक में ऑक्जेलिक अम्ल। अब देखो सुनो, मैं थोड़ा सा एक जगह बनाता हूं इसको, और आपको एक बात लिखवाता हूं, मैं नीचे लिखवा रहा हूं, इसके थोड़ा ध्यान रख लेना। इस ऑक्जेलिक अम्ल का क्वेश्चन बहुत अच्छा ध्यान रखोगे आप, मैं जगह कर दूं आपको जिससे नहीं रहेगा आपको। ऑक्जेलिक अम्ल का पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, ये आप दिमाग में रखना कि कपड़ों से स्याही का दाग हटाने में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछेगा, कपड़ों से स्याही का, स्याही मतलब इंक होती है ना, वो स्याही का दाग हटाने में, तुमसे कभी भी पूछा जाए कि कपड़ों से स्याही का दाग हटाने में किसका उपयोग किया जाता है, आप बोलोगे ऑक्जेलिक अम्ल। अरे दोस्तों जो एग्जाम में पूछा जाता है ना, मैं वैसे ही बता दूंगा, बस आप अपने दिमाग को याद करते चलो, चाहे बड़ी चीज हो छोटी चीज सब पढ़ेंगे। मैंने कहा था इसके बाद एक मैलिक अम्ल होता है, और आप सबको पता है मैलिक अम्ल किससे प्राप्त होता है, तो आपको पता है कच्चे सेब से, या सेब में बोल सकते हो डायरेक्ट, या कच्चे सेब में कौन सा अम्ल होता है, आप बोलोगे मैलिक। एक अगर मैं बात हो तो आपको ध्यान हो तो मैंने एक आपको यह भी बताया था, एक एसिटिक अम्ल भी होता है, ठीक है, कौन सा, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ठीक है। अब देख लो, मैं एक बात यहां लिख दूं, क्योंकि किसी का फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना है, लेकिन एक फॉर्मूला आप बिल्कुल याद करके चलोगे, क्योंकि बार में नहीं आएगा। इधर देख लो, इधर कौन सा, हाँ ये होता है ना CH3COOH, क्योंकि इसको मैं दोबारा कहीं नहीं लिखवाऊंगा दोबारा, इसका नाम आप लिख लेना, इसी को बोलते हैं एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड, किसको, CH3COOH, ध्यान रख लेना इस बात को, ठीक है, एसिटिक एसिड, ठीक है। चलो हाँ क्लियर। एसिटिक अम्ल अगर मुझसे पूछा जाए ये किससे प्राप्त होता है, तो आप सबको पता है ये सिरके, आपसे पूछा जाए कि सिरके में कौन सा अम्ल होता है, तो आप बोलोगे सिरके में एसिटिक अम्ल होता है, ठीक है ना। सिरके में आपको पता है एसिटिक अम्ल या सिरके का, अगर मुझसे पूछा जाए सिरका ये क्या है, तो आप ध्यान रखना सिरका क्या है, अचार व मुरब्बों में उपयोग होता है। अचार व मुरब्बा नहीं होता, उसको खराब होने से बचाने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं सिरका का, क्लियर। अगली बात सुनो, अगला लैक्टिक अम्ल, आप कभी दूध में नहीं बोलोगे मेरे बात दोस्तों, याद रखना, बहुत बार आप गलती करते हो खट्टे दूध में, और जब आप कहोगे खट्टा दूध हो गया तो इसका मतलब खट्टे दूध बोलो या दही में बोलो।
अगर कभी पूछे ब्यूटाइलिक अम्ल किससे प्राप्त होता है, तो याद रखना इस साल दिल्ली पुलिस में पूछा गया था, मक्खन से प्राप्त होता है। एक ग्लाइकोलिक अम्ल किससे प्राप्त होता है, तो क्लियर याद रखना ये गन्ने से प्राप्त होता है। और ग्लूटामिक अम्ल पूछे किससे प्राप्त होता है, तो आप कहोगे सर गेहूं से प्राप्त होता है। अगर बेंजोइक अम्ल की बात करूं ये किससे प्राप्त होता है, तो आप बोलोगे घास और जो पत्ते होते हैं ना सड़े गले उनसे प्राप्त होता है। लेकिन बेंजोइक अम्ल का सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखोगे दोस्तों, मैं फिर बोल रहा हूं बेंजोइक, इसका उपयोग खाद्य परिरक्षक के रूप में किया जाता है। बहुत पूछेगा खाद्य परिरक्षक के रूप में, सिंपल लिख दिया। खाद्य परिरक्षक का मतलब किसी चीज को खराब होने से बचाने के लिए सबसे अच्छा खाद्य परिरक्षक माना जाता है, वो कौन सा होता है, बेंजोइक अम्ल। आपको ध्यान हो तो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है खाद्य परिरक्षक के रूप में किसका उपयोग करते हैं, तो आपको किसका बताओगे, बेंजोइक अम्ल। क्लियर है। और सुनो दोस्तों, इसके अलावा आपको ये तो रही गया, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत पूछा जाएगा, एक फॉर्मिक अम्ल भी होता है। अरे कौन सा अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। इसका तो मैं फॉर्मूला भी लिख रहा हूं, आप रख ही लेना याद, क्या होता है, HCOOH होता है। आपसे फॉर्मिक अम्ल बोले या इसी का दूसरा नाम बता दूं, इसी को मेथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं। बहुत बार तुम दोस्तों गलत करते हो। क्या होता है फॉर्मिक अम्ल, इसका साधारण नाम है HCOOH का। आपको पता है एक IUPAC पद्धति होती है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, उसमें इस HCOOH का नाम क्या होता है, मेथेनोइक अम्ल। तुमको नहीं पड़ेगा पल्ले, तुम तो याद रखो चाहे फार्मिक अम्ल बोले चाहे मेथेनोइक अम्ल बोले, बात एक ही है। और आपसे पूछा जाए ये किसमें होता है, तो क्लियर याद रखना, पहले याद रख लो, मैं इस तरीके से लिख दूं, ये चींटी के डंक में, चींटी के डंक में होता है। क्लियर। और आपसे पूछा जाए ये नेटल में भी होता है, नेटल, नेटल, और मैं ये भी कहूं मधुमक्खी के डंक में भी होता है। ठीक है। नेटल एक क्या है, क्लियर याद रखना, ये पादप होता है, पादप होता है। इससे आपको ध्यान रख लेना, जलन होने लगती है क्योंकि फॉर्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल होता है। लेकिन इसका इलाज करने के लिए जब जंगलों में जाते हैं तो इस नेटल से छिम जाते हैं लोगों को, तो वहां जलन होने लगती है, तो फिर और जाके जंगलों में रहते हैं, उनको पता रहता है, तो आगे जाके एक चीज का उपयोग करते हैं, वो एक सुना है डाक। और मुझे बताओ डाक कैसी प्रकृति का होता है, अगर ऑप्शन में आए आपसे, अम्लीय प्रकृति का होता है या क्षारीय प्रकृति का होता है। डाक बता देना, डाक कैसी प्रकृति का होता है। डाक बोला, एक डाक शब्द आता है। आंसर मुझे तुम दोगे, डाक कैसी प्रकृति का होता है। मैं देखता हूं तुम कितने लोग सही चल रहे हो। बताओ कैसी प्रकृति का होता है। अरे तनु और शांत बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बेसिक प्रकृति का मुकेश सब बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। डाक क्या होता है, नेटल एक पादप होता है। मैंने कहा ये मेथेनोइक अम्ल होता है, और जब इसके लग जाता है नेटल तो इस डाक को रगड़ दिया जाता है, रगड़ दिया जाता है, इसको सही कर रहा है। तो आप ये बात याद रख लो, ये डाक होता है ना, ये क्षारीय प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का, क्षारीय का, ये याद रखना। ये चीज ऐसी है दोस्तों, जो लोग सुन लेंगे ना वही आंसर दे पाएंगे, जिन्होंने नहीं सुना होता किसी सूरत में नहीं दे सकते। और कहां से है, आप एनसीईआरटी बुक को उठाओगे अपने आप पता चल जाएगा, जहां डाक का नाम आएगा, लेकिन आप पढ़ते ही नहीं हो, आपको कोई बताता नहीं हो, तो क्या कर सकता हूं मैं आपको। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, पूछेगा आपसे, तो मैं इधर लिख देता हूं क्या होता है, मैं इधर लिख दूं इस बात को एग्जाम में, डाक पौधे, डाक पौधा या डाक लो, डाक पौधा क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है, मैंने कहा क्यों उपयोग कर रहे हैं भाई, यही तो बात है। अगर किसी चीज में अम्ल है तो इस बात को समझ लो मेरे दोस्तों, अगर किसी चीज में अम्ल है, इसमें फॉर्मिक अम्ल था इसलिए जलन मची, और अम्ल के प्रभाव को कौन दूर कर सकता है, तो हमेशा याद रखना क्षार, इसलिए डाक लगाया जाता है और इसे अपने प्रभाव को कम कर देगा, बात खत्म। ये बात ध्यान रखने वाली बात होती है। वैसे एक और बताता हूं, एक चलो एक अम्ल और होता है, आपको पता है एक एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, आपने विटामिन सी पढ़ा था उस वहां पर, ठीक है, वहां आपने एस्कॉर्बिक अम्ल के बारे में पढ़ा था, लेकिन एस्कॉर्बिक अम्ल के बारे में याद रखना विटामिन सी के अंदर, जो विटामिन सी होता है उसमें तो होता है, ठीक है, लेकिन याद रखना ये मानव के वीर्य में भी होता है। वीर्य मतलब सीमेंट के अंदर। अगर कभी एग्जाम में पूछा जाए कि मानव के सीमेंट के अंदर या वीर्य के अंदर कौन सा अम्ल होता है, तो क्लियर याद रखना एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। क्लियर। यूरिक अम्ल यूरिन में होता है, ये बात मैं पहले भी लिखवा चुका हूं, तो इन बातों को बार बार क्यों 6 बार लिखने की जरूरत पड़ेगी दोस्तों। अब वो चीजें लिखो। तो मैंने अब आपको कुछ किसके बारे में बताया है, कुछ अम्लों के बारे में बताया दोस्तों, जिनके बारे आप बिल्कुल इस तरीके से याद कर लेना दोस्तों। एग्जाम का सबसे अच्छा क्वेश्चन है, ये बात बिल्कुल दिमाग में बैठा के रखना, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है सब। ठीक है, अब रहने दीजिए सब, अरे कैसे रहने दे दोस्तों, अभी तो पढ़ना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं चलेगा। अभी और बात को सुनो, ये क्या हो गया अम्ल और के बारे में, ये सब ने सुन रखे, ये तो आपको याद ही करने थे, बड़ी बात क्या है। अब मेरी बात को फिर सुनना। अब मैं बात कर रहा हूं कुछ अम्ल मैं और लिख रहा हूं, कौन कौन से, एक याद रखो, एक तो ये HCl, ठीक है, सबसे पहले ये ले रहा हूं। इसको क्या बोलते हैं, तो दोस्तों आप सबको पता है, इसी को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब मैं इसका नाम भी लिख दिया आपको, मैंने इसलिए पहले नहीं लिखवाया था क्योंकि मैंने कहा था आपको इनको अलग से बताऊंगा। ठीक है, ये तो मैंने कुछ प्राकृतिक अम्लों के बारे में बता दिए थे आपको, कौन सा कहां से प्राप्त हो रहा है, ये तो आप डायरेक्ट याद रख ही लेना। लेकिन अब मैं कुछ अम्लों के बारे में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसके बारे में सुन लो, एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो गलत नहीं करना है। सबसे पहले HCl का नाम पता होना चाहिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सबको पता है। अगर इसकी बात करूं तो इसके बारे में पहला क्वेश्चन याद रखोगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में। इस अम्ल को नमक का अम्ल भी कहते हैं, क्योंकि नमक का अम्ल क्यों, नमक से प्राप्त अगर से होता है तो नमक का अम्ल। तो अगर कभी पूछा जाए कि नमक का अम्ल किसे कहते हैं, तो आप बोलोगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कहते हैं। क्लियर है बात। HCl। अगर आपसे पूछा जाए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में, तो इसके बारे में याद रखना पेट आमाशय के अंदर पाया जाता है। ये बात मैंने कहा था, पहले भी लिखवा चुका हूं, तो लिखना तो जरूरत नहीं थी मुझे। तो आप बोलोगे आमाशय में होता है, बिल्कुल होता है।
ठीक है, तो आपसे कभी पूछा जाए HCl के बारे में, मैंने क्या क्या बोला, नमक का अम्ल है और आमाशय में होता है, तो दो बातें इसके बारे में याद रख लेना और आपको इतना इसके बारे में पता होना चाहिए। पीएच में इसका पीएच लिखवा दूंगा अपने आप, अभी यहां लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरा सुनो, एक होता है H2SO4, क्या होता है, तो आप सबने सुना है, इसी को बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। अगर पूछा जाए बताओ इसका, तो इसका हाँ फॉर्मूला तो लिख ही दिया। इसके बारे में सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में याद रखना, इसके कुछ नाम लिखा हूं मैं आपसे, एग्जाम में बहुत पूछेगा, आप सबको पता है, इसी को गंधक का अम्ल कहते हैं। कहते हैं बिल्कुल, क्योंकि क्या मौजूद है इसके अंदर, सल्फर मौजूद है। कभी भी पूछा जाए कि गंधक का अम्ल किसे कहते हैं, H2SO4। इसी को आप पूछे, इसी को सोरिक अम्ल भी कहते हैं। किसका, नहीं सोरे का नहीं, रुको रुको रुको, इसको कशिश का तेल भी कहते हैं, कशिश का तेल, या मैं ये कह सकता हूं इसको ऑयल ऑफ विट्रियोल कहते हैं। ऑयल ऑफ विट्रियोल दोनों लिख लेना, कभी कभी इंग्लिश में भी लिखा मिल जाएगा, ऑयल ऑफ विट्रियोल या कशिश का तेल किसे कहते हैं, तो आप बोलोगे H2SO4 को बोलते हैं। सही है ना, बिल्कुल बात है। बफरिंग हो रही है क्या, नहीं भाई दोस्तों नहीं हो रहा है, हम ये बात सही है दोस्तों। अगर मुझसे पूछा जाए, ये बात याद रख लेना, ये बात सही है, इसको म्यूरेटिक एसिड भी बोलते हैं ना, कोई नहीं, HCl को म्यूरेटिक एसिड भी बोलते हैं, ये भी रख लेना, चलो ठीक है ना, क्योंकि बहुत सी औद्योगिक चीजों में इसका उपयोग किया जाता है। अगर मैं बात करूं तो कभी भी पूछा जाए कि म्यूरेटिक एसिड भी किसे कहते हैं, तो HCl को, तो अभी याद रखना है ना। तो H2SO4 को मैंने कहा गंधक का अम्ल, कशिश का तेल या ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहते हैं। एक बात ये भी याद रखना HCl के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सबको पता है, अम्लों का राजा कहते हैं, किंग ऑफ एसिड। क्या कारण है भाई दोस्तों बहुत लोग इसके बारे में बहुत कुछ बता देते हैं, लेकिन मेरी बात याद रखना, इसका रीजन एक ही है। कोई कहेंगे सर प्रबल अम्ल है, तो प्रबल अम्ल तो इससे ज्यादा HCl भी तो है दोस्तों। फिर इसको क्या बोला, क्योंकि केमिकल लैब के अंदर सबसे ज्यादा जिस अम्ल का उपयोग किया जाता है वो कौन सा होता है, H2SO4। अरे समझ में आ रहा है क्या, तो ये हमेशा याद रख लेना, केमिकल लैब के अंदर आप जाओगे, जब कुछ नहीं प्रैक्टिकल किया होगा, तो सबसे ज्यादा केमिकल रासायनिक अभिक्रियाओं में जिस अम्ल का उपयोग किया जाता है H2, इसलिए अम्लों का राजा कहते हैं। ठीक है, अगर मुझसे पूछा, देखो एक बात मैं पहले क्लियर कर दूं, बहुत से लोग बार बार एक ने पूछा था कि सर तनु और सांद्र का मतलब, देखो कुछ भी मतलब नहीं होता, इसको डाइल्यूट बोलते हैं और इसको कंसंट्रेट बोलते हैं। कुछ भी नहीं होता कि अगर कोई चीज है, जैसे ये H2SO4 अम्ल कहीं रखा है, एक बोतल में रखा है, ये समझ लो, अगर इस H2SO4 अम्ल के अंदर मैंने पानी की मात्रा ज्यादा मिला दी, ठीक है, या कोई बोतल है, ये लिख लो आप, ऐसे बोतल है, इसमें पानी ज्यादा है, पानी क्या है ज्यादा, और H2SO4 कोई सा भी अम्ल होता है, H2SO4 कम है, बहुत कम मात्रा में मिला है, या मैं ये कहूं कि इसके अंदर 70% तो पानी है और 30% के अंदर है, तो आप बोलोगे ये तनु है। लेकिन अगर उल्टा होता, 70% क्या होता, अम्ल होता और 30% क्या होता, पानी होता, तब कहते हैं सांद्र या कंसंट्रेट। तो क्लियर याद रखना, तनु का मतलब, डाइल्यूट का मतलब जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो वो डाइल्यूट, और जिसमें उस पदार्थ की मात्रा ज्यादा हो वो कंसंट्रेट होगा। तो याद रखना अम्लों का राजा। हाँ, H2SO4 के बारे में याद रख लेना, इसके बारे में, इसका उपयोग किसमें किया जाता है, इसका उपयोग अपमार्जक बनाने में भी होता है। मैं आगे बताऊंगा आपको कैसे होता है, साबुन अपमार्जक पढ़ाऊंगा तब, अपमार्जक बनाने में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, याद रख लेना। इसका उपयोग बैटरी में होता है, ये बात पहले भी लिखा चुका हूं, बार बार जरूरत नहीं है, बैटरी में होता है। क्लियर, याद रख लेना। तो हमेशा याद रख लेना, मैंने क्या बोला, अपमार्जक बनाने में बैटरी में किसका उपयोग होता है, तो आप बोलोगे H2SO4 अम्ल का उपयोग किया जाता है। क्लियर, अगली बात एक और सुन लो, तीसरे की बात करूं तो एक होता है जिसको आप सबको पता है, इसको बोलते हैं HNO3, और ये क्या होता है, तो इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। क्लियर, अगर नाइट्रिक एसिड की बात करूं तो इसके बारे में आप याद रख लेना, इस नाइट्रिक एसिड को ही सोरे का अम्ल कहते हैं। किसका कहते हैं, सोरे का। सोरा क्या होता है मैं आपको बता दूं, यहां सोरा नाइट्रेट है, नाइट्रेट को सोरा बोलते हैं, और नाइट्रेट से ये बनाए नाइट्रिक अम्ल, इसलिए इसको सोरे का अम्ल बोला है। क्लियर, अगली बात फिर बहुत याद रखना, इसके बारे में, नाइट्रिक अम्ल के बारे में याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका उपयोग विस्फोटक के रूप में होता है, विस्फोटक के रूप में, या विस्फोटक के रूप में, या विस्फोटक पदार्थ बनाने में किस अम्ल का उपयोग होता है, तो आप बोलोगे HNO3। देखो ग्रुप डी का आया हुआ क्वेश्चन था पिछली बार का, उसने पूछा था विस्फोटक के रूप में उपयोग होता है, ऑप्शन में H2SO4 था, लोग बहुत कंफ्यूज हुए, सल्फर है इसमें मौजूद, ये भी गंधक विस्फोटक तो काम कर सकता है, लेकिन दोस्तों नहीं, मेनली विस्फोटक पदार्थ होते हैं। अगर TNT वगैरह अगर मैं बात करूं, उनके अंदर मेनली क्या होता है, नाइट्रेट होता है, नाइट्रेट होता है। इसलिए कभी तुमसे विस्फोटक के रूप में पूछे कि कौन सा, क्योंकि आप बुक पढ़ोगे ना, कहीं बुक में विस्फोटक के रूप में H2SO4 भी दे रखा है, बिल्कुल कर सकते हैं सल्फर का उपयोग, लेकिन मेनली विस्फोटक के अंदर नाइट्रेट ही होता है, इसलिए विस्फोटक के रूप में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है, तो आप बोलोगे HNO3 का होता है। क्लियर, ये बात हमेशा दिमाग रखना। ठीक है, होने को इसका उपयोग कई चीजों का उपयोग किया जाता है, संश्लेषित रंग बनाने में किया जाता है, अगर मुझसे पूछा जाए औषधि बनाने में, रंग बनाने में भी करते हैं, मुझसे पूछा जाए औषधि के अंदर भी किया जाता है, मुझसे अगर पूछा जाए इसका उपयोग क्या कहते हैं, इत्र होते हैं ना, सेंट वगैरह, उनके अंदर भी होता है, ध्यान रख लेना। क्लियर, और सुनो एक अगर मैं बात करूं तो अगला जो आता है, एक और आता है, ये ध्यान रखना, एक होता है H2CO3। इसका फॉर्मूला भी याद रखना, एग्जाम में पूछ लेगा, इसलिए मैंने इनको अलग से लिखवाया है, कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। तो कभी पूछा जाए कि कार्बोनिक एसिड किसको बोलते हैं, तो आप बोलोगे H2CO3 को बोलते हैं। और ये कहां होता है, तो इसके बारे में एक बात बताता हूं, एग्जाम में जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है ना,
अरे क्या होता है कोल्ड ड्रिंक? आपको पता है कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है? कोल्ड ड्रिंक में उच्च दाब पर CO2 गैस भरी जाती है। कौन सी गैस? CO2 गैस भरी जाती है। कौन सी गैस भरी जाती है? तो बहुत बार एग्जाम में पूछ लेता है कि शीतल पेय, या मेरे हिसाब से साल का दिल्ली पुलिस का भी पूछा गया क्वेश्चन था कि शीतल पेय या कोल्ड ड्रिंक से कौन सी गैस बाहर निकलती है? CO2। और तुम तो दिमाग में याद रख लो, जो लोगों ने कहीं 12th पढ़ा होगा, प्रैक्टिकल किया होगा, तो उनको पता होगा CO2 का पता ही ऐसे चलता है। एक परखनली लो, उसमें अगर CO2 डालोगे तो बुलबुलों के साथ जो गैस बाहर निकले वो CO2। आप बोतल को खोलते हो कोल्ड ड्रिंक्स की, तो बुलबुलों के रूप में जो गैस बाहर निकलती है वो CO2 होती है। तो मैंने कहा कोल्ड ड्रिंक्स में उच्च दाब में CO2 गैस भरी जाती है, जो बाद में क्या बनाती है? उस कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर H2CO3 बनाती है। याद रखना, पूरी लाइन लिखवा रहा हूं, H2CO3 बनाती है, जिसके कारण, याद रख लेना, जिसके कारण कोल्ड ड्रिंक में खट्टापन आता है। कोल्ड ड्रिंक में खट्टापन आता है, और ध्यान रखो और ज्यादा खट्टापन आता है, और ज्यादा खट्टापन लाने के लिए फिर उसमें सिट्रिक अम्ल भी मिलाया जाता है। तो देखो एक चीज से दो चीज, किंगफिशर में क्या होता है? मेरे दोस्त, मुझे पता था, सचिन कौन है, सचिन कुमार मीना, वो बिल्कुल पूछेगा सर बियर में भी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जहां अगर मैं बात करूं, जहां गैस बाहर निकले, बात समझो, समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं, आपको बाद में पता चल जाएगा, तो ये बात याद रख लेना। मगर तुम बियर तो पूछते ही पूछते मुझे पता था कि जरूर पूछोगे सर, व्हाइट बबल होते हैं ना, CO2 होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने जिन्होंने प्रैक्टिकल किया हो उनको पता होगा। ठीक है, एक और बता दूं, एक कभी कभी, चलो यहां तो अब बहुत है आज की स्लाइड में, लेकिन एक मिनट यहीं लिखवा दूं मैं इसको। देखो पांचवा अम्ल में इधर लिखा हूं, एक प्रूसिक एसिड होता है। कभी कभी पूछा जाए ना, प्रूसिक एसिड, एक सेकंड रुक जाओ, प्रूसिक एसिड कौन सा है? तो याद रखना प्रूसिक एसिड किसे बोलते हैं? तो याद रखना प्रूसिक एसिड HCN को बोलते हैं। HCN क्या होता है? तो आप बोलोगे हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड, लो लिख दिया है ना, ये भी किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था, प्रूसिक एसिड किसे बोलते हैं? तो हमेशा याद रखना हाइड्रोजन साइनाइड को बोलते हैं। एक शब्द आता है पर्शियन ब्लू, पिगमेंट अगर मैं बात करूं पर्शियन ब्लू होता है, इसके कारण इसको प्रूसिक एसिड बोलते हैं। तो दोस्तों आज तो ये लिख लो, सामने से हट गया दोस्तों, लिख लो, चलो लिख लो। अरे रम बम सबकी बात करेंगे, कोई टेंशन करते हो, अभी इनकी बात कर लो जो चल रहा है। हाँ बिल्कुल भाई, स्टूडेंट तो थे ना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ये तो फिक्स रहता है, मुझे पता था कि तुम कहां से पूछोगे, क्या पूछोगे, ये तो जरूर होती है। चलो नहीं दोस्तों, वैसे CO2 को स्मेल कराने की जरूरत नहीं है प्रैक्टिकल में। एक्चुअल में स्मेल करा के तुमको दिखाया होगा, वो एसिटिक एसिड दिखाया होगा। मुझे आपको बता दूं, जिसमें अंडे जैसी वो आती है, तीखापन से खुशबू आती है। CO2 का प्रैक्टिकल कभी कोई करता है तो प्रैक्टिकली में CO2 डाल, बुलबुलों के साथ बुलबुलों के साथ जो गैस निकलती है उसको कहते हैं CO2। तो उसमें आपको जरूरत नहीं है उसका स्मेल की। एसिटिक एसिड होता है जिसको लेके हाथ में रगड़ कर देखते हो, फिर स्मेल करके देखते हो, वो एसिटिक एसिड होता है, COOH। ठीक है ना, हो गया, ठीक है ना। 7 बजे तक क्लास लो, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। अभी आज के लिए मैंने आपको देखो बहुत कुछ बताया है, आज आप इतना ही ध्यान रखो। देखो सुनो, HCl आज आप इतना ही ध्यान रखो। देखो सुनो, HCl H2SO4 कुछ अम्लों के बारे में बताया। अब देखो क्या करते हो तुम, अगर मैं ये कहूं कि कोई चीज मुझसे रह भी जाती है 2-4, तो अपने हिसाब से ऐड कर लो। ऐड करना सीखो दोस्तों, ये मत देखा करो, चीजों को पढ़ना सीखो। लेकिन मैंने आज आपको बहुत कुछ रिएक्शनों में बताया है, इन चीजों को आप ध्यान में रखिए। आपसे किसी को पूछा जा सकता है तो ये ध्यान रख लेना, इसलिए क्योंकि अब आगे की अगर मैं बात करूं तो आगे की क्लास सर हमें तो एल्कोहल में स्मेल करवाया, एल्कोहल में भी करवाया होगा अगर मुझसे पूछा जाए तो। लेकिन दोस्तों चीजें आती हैं अलग अलग, प्रैक्टिकल आपने कहा कैसे किए होंगे वो आपकी बात है, लेकिन इन बातों से आपको कोई लेना देना नहीं, आप अपने काम पे आ जाइए। तो दोस्तों आज के लिए मेरे हिसाब से बहुत है, क्योंकि थोड़ा सा नई चीज है, वो कल ही लिखवाऊंगा पूरी तरीके से डिटेल से आपको, क्योंकि अब आधा अधूरे में रहेगा। क्योंकि कल मैं आपको लवण के बारे में कौन से, एक्चुअल में मैं आपको लवण को अलग तरीके से मैं आपको कल ऐसी चीज बताऊंगा, और कल वही चलती रहेगी, आप देख लो 1.5-2 घंटे तक उसी को पढ़ते रहेंगे। वो होंगे रासायनिक सूत्र और उनके उपयोग। कल मैं आपको, आप बहुत बार कह रहे थे सर सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग बताओ, सर धावन सोडा का उपयोग बताओ, तो कल की क्लास में मैं आपको उनके फॉर्मूले बताऊंगा। क्योंकि एक क्वेश्चन फिक्स होता है, आपसे किसी ना किसी का सूत्र या उपयोग पूछा जाएगा, जो मैं आपको कल बताऊंगा। बहुत सी चीजों को इतने नहीं बताऊंगा अम्ल क्षार वाले, ये तो मैंने यही बता दिया। कल मैं आपको जितने भी आते हैं ज्यादातर सभी जो आपकी बुक में अलग अलग जगह लिखे होते हैं, सबको मैं एक जगह इकट्ठा करके और इस टॉपिक को बहुत अलग तरीके से बताऊंगा, जिसमें से 100% मान लेना एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे। आप कहोगे इसीलिए क्योंकि 3-4 जगह के टॉपिक एक जगह। कल ही मैं बता दूंगा भोपाल गैस कांड में किसका उपयोग किया जाता है, कल ही मैं बता दूंगा नीला तोता, हरा तोता, सफेद तोता क्या होता है, कल ही मैं बेकिंग सोडा को भी बता दूंगा, कृत्रिम श्वसन में कौन सी गैस लेते हो आप, इन्हीं के बारे में, प्रोड्यूसर गैस, मार्स गैस, सबको इसी के साथ पढ़ा दूंगा। कल मैं आपको बहुत चीजों को एक जगह इकट्ठा करके, क्योंकि हम ज्यादा चीजों को इकट्ठा करके, सबका अपना अपना तरीका होता है। दोस्तों मेहनत करते रहिए, फिर बोल रहा हूं जितना मैटर आपके पास इकट्ठा है ना उसको भी पढ़ते रहिए। उसको ऐसे मत कीजिए सर आप तो सर के पास पढ़ रहे हैं तो पुराना खराब हो गया, नहीं दोस्तों, उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा होगा। क्योंकि अब आप क्या मेरे से अभी जुड़े हो तो आपको इतना टाइम लगेगा चीजों को समझने में, इसलिए जो चीज आपने पहले पढ़ रखी है, जो भी कुछ जैसा भी पढ़ रखा है उसको पढ़ के तो रखो दोस्तों, ऐसे मत करो, बस इतना है। लेकिन ये दोस्तों याद रखना, मैंने पहले ही कहा है बहुत अच्छी तरीके से एक चीज आप बहुत बेवकूफ बने हो दोस्तों। मैं फिर बोल रहा हूं अब बेवकूफ नहीं बनना है, मैं आपसे कह रहा हूं आपने बहुत टाइम निकाल दिया, आप लास्ट में जुड़ रहे हो मुझसे, तो आप मैं कह रहा हूं आपको हमेशा कभी बायोलॉजी ज्यादा आएगी, कभी फिजिक्स ज्यादा आएगी, केमिस्ट्री ज्यादा आएगी, और जो ज्यादातर टीचर तो आपको बायोलॉजी को पढ़ा, फिजिक्स केमिस्ट्री पे ध्यान ही नहीं देते, और एग्जाम में आपने पिछली बार ग्रुप डी में खूब इसी चक्कर में आपको मारे गए, फिर उन लोगों का भी पता नहीं चला टीचरों का, बाद में अब की बार फिर बेवकूफ बन रहे हो तुम, बायोलॉजी वही चीजें पढ़ के। अरे दोस्तों चेंज तो करो सब। मैंने तो तुमसे कहा भी नहीं था क्या ज्यादा, मैंने कहा तीनों बराबर आएंगी। मैं तभी भी नहीं कह रहा हूं कि फिजिक्स केमिस्ट्री पिछली बार ज्यादा, नहीं दोस्तों, हो सकता है आपकी बार बायोलॉजी ज्यादा है, फिजिक्स ज्यादा है, केमिस्ट्री। और दोस्तों
तुम तो एक बात दिमाग में बैठा लो, तुम्हारा कोई एक पेपर नहीं लगेगा, तुम्हारे अलग अलग पेपर लगेंगे, ग्रुप डी वगैरह इनके, तो क्या होगा, किसी में बायोलॉजी, किसी में केमिस्ट्री, किसी में फिजिक्स ज्यादा, ऐसा हो सकता है। इसलिए तीनों सब्जेक्टों को बराबर मेहनत करके चलो। मैं फिर बोल रहा हूं, पछताने को मौका नहीं मिलेगा। 2-2 साल हो गए एग्जाम की तैयारी करते, इस बार ऐसा मत छोड़ देना सर हम तो बायोलॉजी पढ़ के गए, फिजिक्स आ गई, फिजिक्स पढ़ के केमिस्ट्री आ गई, तीनों को बराबर लेवल में चलो दोस्तों। कोई नहीं बनेगा, टीचरों का कुछ नहीं बनेगा, एग्जाम के बाद सब दूर हो जाएंगे। आप अपनी मेहनत को साथ में करते चलो। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, आप मेरा विश्वास करते हो, साथ में तुम खुद का भी करो, चीजों को एक जगह इकट्ठा करके मेहनत करो दोस्तों, ठीक है। तो आज के लिए बहुत है, धन्यवाद मेरे दोस्तों। पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, क्योंकि एग्जाम है नजदीक। जिन लोगों की एनटीपीसी की एग्जाम है, तो तबियत का सही होना, व्यक्ति के दिमाग को सही रखने के लिए तबियत का सही होना बहुत जरूरी है। आपसे कोई रोजाना कहते हैं सब ध्यान रखिए, इसका मतलब यही होता है। किसी को कोई भी अभी बीमार हो गया तो 2-4 दिन की पढ़ाई खराब हो गई, तो इस समय ये मौका थोड़ी कि 2-4 दिन की, इसका मतलब ध्यान रखने का मतलब ऐसी चीजें खाइए कि तुमको पता है कि ये चीज मुझे नुकसान करती है, इससे मुझे खांसी हो जाती है, इससे मुझे जुकाम हो जाती है, या मैं बाहर ऐसे जाऊंगा तो मेरी तबियत खराब हो जाएगी। तो आप अपनी सेफ्टी रखिए थोड़ा सा, क्योंकि अगर एक दिन भी बीमार हो गए, एक दिन की पढ़ाई खराब हो गई, कहीं उसी दिन से कोई सवाल आ गया एग्जाम में, आप एक्स्ट्रा पढ़ लेते, समझा करो, हर चीज को अपने दिमाग में रखो दोस्तों, ठीक है। इसलिए अपने ऊपर ध्यान रखिए, मेहनत करिए और अपने ऊपर विश्वास करिए, ठीक है। तो आज के लिए बहुत है, धन्यवाद दोस्तों।